स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी रोमांचक कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई, रहस्यमयी और दिल को छू जाने वाले सफ़र पर ले जाएंगी। कभी दिल की धड़कनें तेज होंगी, कभी कोई मोड़ चौंकाएगा, तो कभी कोई किरदार कुछ ऐसा कह जाएगा जो दिल में उतर जाएगा। लेकिन सफ़र शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, ये पूरी कहानी काल्पनिक है। सभी पात्र, घटनाएं और स्थान केवल लेखक की कल्पनाओं की उपज हैं। अगर किसी किरदार में आपकी मौसी की सख्ती, कॉलेज के प्यार की मासूमियत या बॉस की चिल्लाहट सुनाई दे जाए तो समझिए ये संयोग है, इरादा नहीं। अध्याय 722। और इस बार मैं चाहता हूं कि मेडिकल भगवान संप्रदाय कुनलुन पर्वत की चोटी तक पहुंचे। चिकित्सा के मार्ग का पतन, मार्शल आर्ट का बोलबाला। आज से मैं इस स्थिति को बदल दूंगा। इस समय अर्जुन वीर भावना से परिपूर्ण था तथा उसके हाथ में जो रत्न चिन्ह था वह भी तेजस्वी प्रकाश से चमक रहा था। हालांकि कुनलुन पर्वत पर लौटने के बाद उनकी प्राथमिकता प्रतिभाओं के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं थी। आखिरकार उस दिन से पहले अभी भी कुछ समय था। वह अपने मालिक के ठिकाने के बारे में अधिक चिंतित था। अपनी मां और अन्य लोगों को वहां बसाने के बाद वह जेड ग्रीन पर्वतों में वध की भूमि की ओर चला गया। जब अर्जुन गहन चिंतन में डूबा हुआ था तो अचानक संसार शमशान से एक वृद्ध आवाज गूंजी, शिष्य अंदर आओ। अर्जुन दंग रह गया। ये धर्मेंद्र की आवाज थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह अपनी चेतना के साथ संसार के शमशान में प्रवेश कर गया। अंदर उसने देखा कि धर्मेंद्र सैकड़ों कब्रों के बीच में खड़ा होकर प्रतीक्षा कर रहा था। जब उसने अर्जुन को देखा तो वह पीछे मुड़ा। अर्जुन ने यह भी देखा कि धर्मेंद्र का शरीर धुंधला हो गया था। वह जल्द ही गायब हो गया। मालिक। हाँ, धर्मेंद्र ने सिर हिलाया और कहा, मेरे प्रिय शिष्य, मैं तुमसे कुछ पूछना भूल गया। क्या तुमने पिछली बार अमर भगवान के साथ पुरातन भ्रामक वास्तविकता की गोलियां परिष्कृत नहीं की थीं? तभी अर्जुन को याद आया कि धर्मेंद्र ने कई बार पुरातन भ्रमकारी वास्तविकता की गोली का जिक्र किया था। उसे याद आया कि यह गोली धर्मेंद्र को भौतिक रूप धारण करने और संसार कब्रिस्तान की बंदिशों को तोड़ने में मदद कर सकती है। अर्जुन ने जल्दी से एक जेड बोतल निकाली। उसने परिष्कृत की गई 6 गोलियों में से 2 अपने पिता को दे दी, जिससे 4 गोलियां बच गईं। मास्टर, ये पुरातन भ्रामक वास्तविकता की गोलियां हैं जिन्हें अमर भगवान और मैंने पिछली बार परिष्कृत किया था। उनके ग्रेड बहुत अधिक नहीं हैं, लेकिन वे आपकी मदद करने में सक्षम होने चाहिए, मास्टर। धर्मेंद्र ने जब जेड की बोतल देखी तो उसकी आंखें गंभीर हो गईं। उसने अपनी मुट्ठी भींची और जेड की बोतल तुरंत उसके हाथ में आ गई। जेड की बोतल खुली और उसमें से एक औषधीय खुशबू फैली। तभी धर्मेंद्र की उंगली कांपी और 4 गोलियां तैरकर उसके सामने आ गईं। अच्छा। उनकी प्राचीन आंखें अर्जुन की ओर उठीं और उन्होंने उत्साह से कहा, शिष्य, क्या तुम मुझे 3 गोलियां देने को तैयार हो? वे मेरे लिए बहुत उपयोगी हैं। एक बार मेरे पास ये 3 गोलियां हो जाएं, तो मैं निश्चित रूप से कुनलुन पर्वत पर 3 दिन तक रह सकूंगा। 3 दिन बाद मैं अपना समय बढ़ाने का कोई तरीका सोच सकता हूँ। हालांकि मेरी शक्ति सीमित है, फिर भी मैं कुछ तरीकों की मदद से अगले 10 दिनों तक जीवित रह सकता हूँ। ये 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुझे कहीं जाकर कुछ करना है। कुनलुन पर्वत उस समय के प्राचीन युद्ध से बहुत जुड़े हुए हैं और मुझे उस युद्ध के बारे में कुछ बातें पुष्टि करनी हैं। इसके अलावा जब मैं बाहर रहूंगा तो तुम्हारे लिए अवसर भी तलाशूंगा। आपको ध्यान देना चाहिए था कि आपका जीवन ऋण बिजली को अवशोषित कर सकता है, लेकिन आपके लिए क्लेश बिजली पर्याप्त नहीं है। अगर मैं उस चीज को अमर लपटों के साथ पा सकता हूं, तो आपको उस शक्ति का सामना करते समय कम से कम खुद को बचाने में सक्षम होना चाहिए। अर्जुन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, गुरुजी, आप किस शक्ति की बात कर रहे हैं? धर्मेंद्र ने अपना सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वह आगे नहीं बढ़ना चाहता। इसके बजाय उसने कहा, शिष्य, तुम्हारा वर्तमान साधना स्तर पर्याप्त नहीं है, इसलिए कुछ बातें हैं जो हमें तुमसे छिपानी चाहिए। यदि तुम्हें अब उन बातों का पता चल गया तो तुम्हारा दांव हृदय निश्चित रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। अपनी वर्तमान स्थिति में भी मैं इस शक्ति को छूने के योग्य नहीं हो सकता। मैं केवल इतना कर सकता हूं कि जाकर देखूं। जब चेन त्यानली ने पहली बार कुनलुन पर्वत में प्रवेश किया तो वह असंख्य तलवारों के संप्रदाय और उस स्थान पर गया। उसने कुछ सुराग छोड़े हैं और मुझे अपने अनुमानों की पुष्टि करने के लिए उनका अनुसरण करना होगा। जब अर्जुन ने यह सुना तो उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ गुरुजी, चूंकि आपको उन गोलियों की जरूरत है, इसलिए उन्हें ले लीजिए। धर्मेंद्र ने अर्जुन की अनुमति प्राप्त करने में संकोच नहीं किया। उसने अपने सामने तैर रही 3 पुरातन भ्रमात्मक वास्तविकता की गोलियों को 3 बार थपथपाया और तुरंत उन्हें धूल में बदल दिया जो तारों की रोशनी के छींटों की तरह दिख रही थीं।
धर्मेंद्र को चारों ओर से तारों की रोशनी ने घेर लिया था और उनका मूल रूप से धुंधला रूप धीरे धीरे मूर्त रूप लेने लगा था। यहाँ तक कि उनका आभामंडल भी बहुत अधिक प्रबल हो गया था। धर्मेंद्र ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी बाहें खोल दीं। संसार कब्रिस्तान की आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी ओर उमड़ पड़ी। पलक झपकते ही धर्मेंद्र का चोला बदल गया और वह सुनहरे रंग का हो गया। उसी समय उसकी तलवार से बिजली चमकने लगी और उसके शरीर के चारों ओर बिजली चमकने लगी। अर्जुन को पता था कि धर्मेंद्र बिजली गुण साधना तकनीक का अभ्यास करता है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी शक्तिशाली होगी। धर्मेंद्र को मजा आ रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मुझे इस तरह की शक्ति महसूस हुए काफी समय हो गया है। यह अफसोस की बात है कि मेरी ताकत मेरे मूल शरीर की तुलना में हजारों गुना कमजोर है। अचानक धर्मेंद्र की नज़र अर्जुन पर पड़ी और वह बिजली की गति से आगे बढ़ा। शिष्य, इस बार जब मैं जाऊंगा तो मुझे कुछ समय की आवश्यकता होगी। मैं उस मामले की जांच करने के बाद वापस आऊंगा। काश मैं सब कुछ वैद्यनाथ पर छोड़ सकता। दुर्भाग्य से वैद्यनाथ के चरित्र को देखते हुए वह कभी भी कोई कदम नहीं उठाएगा जब तक कि स्थिति बिल्कुल गंभीर न हो, इसलिए बहुत सी चीजें अभी भी आप पर निर्भर होंगी। अर्जुन ने सिर हिलाया। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने कहा, गुरुजी, क्या आपको मेरी जरूरत है कि मैं आपके साथ चलूं? धर्मेंद्र ने अपना सिर हिलाया। सबसे पहले, मुझे पता है कि तुम बाहरी दुनिया में अपने गुरु की तलाश करने जा रहे हो। उन 5 सालों के लिए तुम उनके बहुत आभारी हो। दूसरी बात, तुम्हें अपनी वर्तमान ताकत को बहुत जल्दी प्रकट नहीं करना चाहिए। संसार कब्रिस्तान तुम्हारा सबसे बड़ा रहस्य है। अगर वह शक्ति हमें खोज लेती है तो परिणाम भयानक होंगे। मैं खुद ही चला जाऊंगा। हालांकि जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा जो कम से कम तुम्हें अधिकांश खतरों से बचाने में मदद करेगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद धर्मेंद्र ने अपने पैर की नोक थपथपाई और ऊर्जा की एक अदृश्य लहर ने उसे हवा में उछाल दिया। जैसे ही वह वहां मडरा रहा था, संसार कब्रिस्तान से बिजली की अनगिनत बोल्टें नीचे उतरी और उसके शरीर पर गिरीं। हालांकि बिजली न केवल धर्मेंद्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकी, बल्कि इससे उनका आभामंडल और भी भयावह हो गया। वह बिजली के देवता की तरह थे। शिष्य, इस बार मैं तुम्हें 9 स्वर्गों की बिजली की तलवार सिखाऊंगा। अपने हाथ में ड्रैगन स्लेयर हेवन सीकिंग तलवार के साथ, 9 स्वर्ग बिजली तलवार के साथ आप शक्ति की एक चौंकाने वाली मात्रा प्रदर्शित करने में सक्षम होंगे। धर्मेंद्र ने आसमान में एक कदम आगे बढ़ाया और दहाड़ा। उसी समय आसमान से हजारों बिजली गिरी, जो धर्मेंद्र के चारों ओर लिपट गई और बिजली का एक विशाल गोला बन गया। ये जिस पर भी आक्रमण करेगा उसे नष्ट कर देगा। धर्मेंद्र ने बिजली के गोले में अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और धीरे से कहा, शिष्य, ध्यान से देखो। उन्होंने आंखें खोलीं। फिर उसने अपनी तलवार निकाली और उसे लहराया। तलवार से बिजली की चिंगारियां निकल रही थीं, मानो वह आकाश में कुछ खींच रही हो। कुछ सेकंड बाद अर्जुन को एहसास हुआ कि एक प्राचीन रून बन गया था। तभी धर्मेंद्र ने अपने रक्तसार की एक बूंद बाहर निकाली और रून टूट गया। 9 स्वर्ग बिजली तलवार, नश्वर दुनिया को काट डालो। अध्याय 723। उस चौंकाने वाली दहाड़ के बाद सैकड़ों कब्रें हिल गईं। उसी समय आकाश में चमकती बिजली एक विशाल बिजली के जानवर में बदल गई और आकाश से नीचे उतरी। उसके हर कदम से अंतरिक्ष कांपने लगा। इससे पहले कि वह जमीन पर गिरता, अर्जुन को हवा में ऊर्जा की तरंगों ने पीछे धकेल दिया और यहाँ तक कि उसके मुंह से खून भी निकल गया। ये चीज बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, यहाँ तक कि एक मूल क्षेत्र विशेषज्ञ भी इस राक्षस के खिलाफ कोई मौका नहीं टिक पाएगा। अर्जुन को 100 मीटर पीछे हटना पड़ा, तभी उसकी सांसें स्थिर हुईं। फिर विशालकाय बिजली का जानवर जमीन पर गिर पड़ा। टकराना, एक भयानक विस्फोट हुआ जिससे चारों ओर धूल और गंदगी उड़ने लगी। भूकंप के झटके काफी देर तक नहीं रुके और ऐसा लगा जैसे प्रलय आ गया हो। क्या यही थी धर्मेंद्र की असली ताकत? ये बहुत ज्यादा भयानक था। जब धूल जम गई तो अर्जुन को बास्केटबॉल कोर्ट के आकार का एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया, और अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि उस गड्ढे में तलवारों के हजारों निशान थे। ये कदम अनगिनत किसानों को नष्ट करने में सक्षम होगा। इससे पहले कि अर्जुन होश में आते, धर्मेंद्र आकाश से उतरकर अर्जुन के सामने आ गए। फिर उसने ड्रैगन स्लेयर हेवन स्वॉर्ड को देखा जो दूर चुपचाप पड़ा था, और कहा, विमान के उतरने से पहले मैंने अभी जो तलवार तकनीक इस्तेमाल की है उसे आजमाते रहो। मैं देखना चाहता हूं कि तुमने इसमें कितनी महारत हासिल की है। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसने गंभीरता से सिर हिलाया। ड्रैगन स्लेयर हेवन स्वॉर्ड, आओ। एक ठंडी चमक चमकी और ड्रैगन स्लेयर हेवन तलवार उसके हाथ में दिखाई दी। वह संसार कब्रिस्तान के केंद्र में खड़ा था और उसे चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने संसार कब्रिस्तान में 2 घंटे अध्ययन और अभ्यास किया।
उन्हें एहसास हुआ कि यह तलवार तकनीक उतनी सरल नहीं थी जितनी दिखती थी। उसके डेंटियन में सच्ची क्यूई, उसके जीवन रून में क्लेश बिजली और यहाँ तक कि उसकी ताकत भी पर्याप्त नहीं थी। अपनी ताकत के वर्तमान स्तर के साथ नौस्वर्ग बिजली तलवार का उपयोग करना बहुत मुश्किल होगा जब तक कि उसके पास सही समय, स्थान और लोग न हों। छोटे चेन, हम कुनलुन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं। जब अर्जुन ने विमला की आवाज़ सुनी तो वह जाग गया और उसकी चेतना संसार शमशान को छोड़कर वास्तविकता में लौट आई। जैसे ही समूह विमान से उतरा, ड्रैगन सोल के सैनिक अपने ऑफरोड वाहनों के साथ आ गए और हवाई अड्डे पर इंतजार करने लगे। अर्जुन उन चारों को एक ऑफ-रोड वाहन में कुनलुन पर्वतों तक ले गया और अंततः प्रवेश द्वार तक पहुंच गया। इस बार तपोवन आश्रम के टोकन की वजह से गार्डों ने उनके लिए पहली बार की तरह मुश्किलें नहीं खड़ी कीं। कुनलुन पर्वत पर कदम रखते ही विमला और सान्या ने अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस किए। ऐसा लगा जैसे उनका पुनर्जन्म हुआ हो। छोटे चेन, क्या ये कुनलुन पर्वत है? ऐसा लगता है कि यह हुआक्सिया में है, लेकिन मैंने इसे कभी नक्शे पर क्यों नहीं देखा? ये जगह इतनी विशाल है, इसका कोई मतलब नहीं है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए बताया, प्राचीन काल में कुनलुन पर्वत और हुआक्सिया एक ही इकाई थे। उनके बीच कोई अंतर नहीं था। हालांकि बाद में कुछ शक्तिशाली व्यक्ति साधकों को उन लोगों से अलग करना चाहते थे जिनकी जड़ें नश्वर थीं और जो साधना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने दोनों को विभाजित कर दिया। मैंने सुना है कि 1000 से अधिक शीर्ष स्तरीय गठन गुरुओं ने कुनलुन पर्वत में आध्यात्मिक ऊर्जा को सील करने के लिए एक साथ एक गठन स्थापित किया। ये स्थान साधकों के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है। यहाँ आपकी साधना बाहरी दुनिया की तुलना में 10 गुना तेजी से आगे बढ़ेगी। कुछ हद तक यहाँ का जीवन हुआक्सिया से बहुत अलग नहीं है। यहाँ तक कि वास्तुकला और कपड़ों की शैली भी समान है। ये सिर्फ इतना था कि बाहरी दुनिया की कुछ तकनीक यहाँ के साधकों द्वारा तिरस्कृत की जाती है। विमला को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने पूछा, छोटे चेन, तुम्हारे पिता यहाँ से कितनी दूर हैं? अर्जुन को स्वाभाविक रूप से पता था कि उसकी माँ उसके पिता से मिलने के लिए कितनी उत्सुक है, इसलिए उसने कहा, चलो चलें। अगर हम जल्दी करें तो अंधेरा होने से पहले वहां पहुंच सकते हैं। समूह तपोवन आश्रम की ओर चल पड़ा। अर्जुन आगे था, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि विद्या शुरू से आखिर तक कुछ नहीं बोली। उसका चेहरा भी थोड़ा पीला पड़ गया था। उसकी गर्दन पर लगा हुआ पृथ्वी आत्मा रहस्यमय पत्थर भी थोड़ा धुंधला हो गया था। खामोश आवाज फिर से प्रकट हुई। ये फिंडिश ब्लड कोल्ड फिजिक था। विद्या, मुझे पता है कि तुम अर्जुन को पसंद करती हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें पसंद करता है? ये जगह कुनलुन पर्वत है और आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत सघन है। यह मेरे लिए बहुत उपयुक्त है। जब तक तुम पत्थर हटा दोगी, मैं तुम्हें उस बच्चे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने में मदद कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर खतरे आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा हैं। आपको क्या लगता है कि यह बच्चा अपने घमंडी व्यक्तित्व को देखते हुए कब तक ऐसे ही रह सकता है? अब सिर्फ मैं ही उसकी मदद कर सकता हूँ। विद्या को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसने अर्जुन की ओर देखा जो उसके आगे चल रहा था और खुद से बुदबुदाया, ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम मेरे शरीर पर नियंत्रण करना चाहते हो। अब से मैं तुम्हें अपनी मर्जी से काम नहीं करने दूंगी। अर्जुन ने कहा कि जब तक मैं साधना करता रहूंगा और अपनी ताकत बढ़ाता रहूंगा, तब तक न केवल मैं तुमसे प्रभावित नहीं होऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें खाकर और भी मजबूत बन सकता हूं। विद्या के शरीर में मौजूद शैतानी खून का ठंडा शरीर तुरंत शांत हो गया। उस बच्चे ने विद्या को साधना करने के लिए चिलिंग हॉट तकनीक दी थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से साधना करने के मूड में नहीं थी, जिससे उसकी प्रगति बेहद धीमी हो गई। अगर वह साधना जारी रखती तो विद्या की आत्मा अत्यंत शक्तिशाली हो जाती। उस समय पैशाचिक रक्त शीत काया को अधीनस्थ स्थिति लेने के लिए मजबूर होना पड़ता। जैसे जैसे रात होने लगी, समूह अंततः तपोवन आश्रम पहुंच गया। जैसे ही विमला ने किंग शुवान चोटी पर कदम रखा, उसने चारों ओर देखा जैसे वह कुछ ढूंढ रही हो। हालांकि जब उन्हें ध्रुव मल्होत्रा नजर नहीं आया तो वह चिंतित हो गईं। अचानक उसके पीछे से एक आवाज गूंजी, प्रिय। ये जानी पहचानी आवाज सुनकर विमला का शरीर अकड़ गया और वह अचानक पलट गई। जब उसने ध्रुव मल्होत्रा को अपने पीछे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। पिछले कुछ हफ्तों से वह जिस दबाव में थी, वह पूरी तरह से खत्म हो गया था। उसने इतनी मेहनत इसलिए की थी क्योंकि वह अपने परिवार से फिर से मिलना चाहती थी। जब वह भूत जेल से बाहर आई तो उसने सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि इंद्रजीत लिन अचानक प्रकट हुआ और उसके पति को ले गया। जब अर्जुन ने इंद्रजीत लिन को गंभीर रूप से घायल कर दिया और मार्शल आर्ट के मैदान में संरक्षक को मार डाला तो उसे उम्मीद दिखी कि उसका परिवार फिर से मिल जाएगा। हालांकि मामला फिर से बढ़ गया और उसके पति को कुनलुन पर्वत पर ले जाया गया। अब सारे कड़वे अनुभव धुल रहे थे।
विमला और ध्रुव मल्होत्रा एक दूसरे को कसकर गले लगा रहे थे। अर्जुन ने अपने सामने के दृश्य को देखा और अचानक उसे लगा कि सब कुछ इसके लायक था। भले ही वह अनगिनत बार घायल हुआ हो, लेकिन जब तक उसका परिवार इस तरह एक साथ था उसे कोई अफसोस नहीं था। हालांकि यदि संसार कब्रिस्तान नहीं होता तो वह अब कहाँ होता। अध्याय 724 एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने नश्वर जड़ों को अपनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। अपनी विशेष रक्त रेखा के बावजूद उसे कुनलुन पर्वतों में बेकार और बहिष्कृत माना जाता था। अब चूंकि वह कुनलुन पर्वत पर आ चुका था, इसलिए पुराने कर्ज वसूलने का समय आ गया था। ये शितयान के नाम ने कुनलुन पर्वत को हिलाकर रख दिया था, लेकिन जल्द ही अर्जुन का अपना नाम सुर्खियों में आ जाएगा। उन्होंने सोचा कि जब कुनलुन पर्वत के प्रतिभाशाली लोगों और संप्रदाय के गुरुओं को उनकी असली पहचान का पता चलेगा तो उनकी अभिव्यक्ति कैसी होगी। कुनलुन पर्वत के मल्होत्रा परिवार और दाओ संप्रदाय की बात भी थी। यह विचार मन में आते ही अर्जुन की आंखों की गर्मी क्रोध में बदल गई। उस समय मल्होत्रा परिवार ने मेरे दादा दादी के साथ जो किया, मैं दोषियों को भी वही पीड़ा और निराशा का अनुभव कराऊंगा। दादाजी जानते थे कि उनका जीवन काल सीमित है, इसलिए उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें मुझ पर टिका दी। उन्होंने मेरे लौटने और मल्होत्रा परिवार को उनके किए की सजा दिलाने की योजना बनाई। शायद दादाजी इसी का इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा बूढ़े आदमी ने मेरी रक्षा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और अपनी गरिमा त्याग दी। मैंने एक बार उसे मुझे मार्शल आर्ट न सिखाने के लिए दोषी ठहराया था और उससे नफरत भी की थी। अब इस बारे में सोचते हुए मुझे एहसास होता है कि मैं उस समय कितना असंवेदनशील था। उसने इतने सालों तक मेरी रक्षा की, और अगर उसने मुझे उस समय ईस्ट कॉइन लेक से नहीं बचाया होता तो शायद मैं बहुत पहले ही मर चुका होता। अब उसे बचाने की बारी मेरी है। जब अर्जुन ने ये बातें अपने आप से कहना समाप्त किया तो तपोवन आश्रम के कुलपति वहां आए। श्री अर्जुन, कृपया मेरे साथ आइए। कुलपिता को अपने सामने पुनर्मिलन में खलल पड़ने का डर था, इसलिए उन्होंने पहले तो अर्जुन की तलाश नहीं की, लेकिन अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि अर्जुन को वर्तमान स्थिति के बारे में जल्द से जल्द बताना बेहतर होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया और मुखिया के साथ एक कोने में चला गया। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। श्री अर्जुन, जब से मुझे पता चला कि आपके गुरु ज़ेड ग्रीन पर्वतों में हैं, मैंने उन पर नजर रखने के लिए एक शिष्य को वहां भेजा है। बस आज दोपहर को उस शिष्य ने मुझे एक संदेश भेजा। दाओ संप्रदाय ने पहले ही वध की भूमि में कुछ विशेषज्ञों को भेज दिया है। मुझे डर है कि दाओ संप्रदाय ने भी आपके गुरु के अस्तित्व का पता लगा लिया है और कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। उस युद्ध में यद्यपि आपके गुरु ने दाओ संप्रदाय के विशेषज्ञ को हरा दिया था, लेकिन दाओ संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने निर्दयतापूर्वक उस पर हमला किया और उसके डेंटियन को अपंग कर दिया। वह मृत्यु के कगार पर था, और यदि समय रहते कोई प्रतिक्रिया न करता तो परिणाम अकल्पनीय होते। दाओ संप्रदाय के संप्रदाय गुरु अक्सर एकांत में रहते हैं, लेकिन पिछली बार जब उन्होंने अपनी एकांत साधना समाप्त की तो उन्होंने दाओ संप्रदाय के विशेषज्ञों को चिकित्सा देवता संप्रदाय का नरसंहार करने के लिए भेजा। सौभाग्य से आपके गुरु अपने शिष्यों को समय रहते यहाँ ले आए। हालांकि अब तुम्हारे गुरु का पता उजागर हो चुका है। संप्रदाय के गुरु के व्यक्तित्व के अनुसार वे निश्चित रूप से किसी को भी जीवित नहीं रहने देंगे जो उनके लिए खतरा पैदा करता है। अर्जुन की आंखें क्रोध से भर आईं। उसका मालिक खतरे में था। हालांकि उसके गुरु की चिकित्सा कौशल असाधारण थी, लेकिन उसका डेंटियन अपंग था। अगर वास्तव में लड़ाई छिड़ गई तो उसके गुरु निश्चित रूप से दाओ संप्रदाय के विशेषज्ञों के सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। श्री अर्जुन, आज कुनलुन पर्वतों में कुछ लोग आपके बारे में पूछ रहे हैं। मैंने कुछ शिष्यों को उन लोगों का अनुसरण करने के लिए कहा और पाया कि वे सभी दाओ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि दाओ संप्रदाय को पता है कि आप वाक्सिया से कुनलुन पर्वत में प्रवेश कर चुके हैं, और मुझे डर है कि वे आपको भी निशाना बनाएंगे। मेरा सुझाव है कि आप, आपके माता पिता और बाकी लोग यहीं आराम करें। इस समय के दौरान खुद को उजागर न करना ही सबसे अच्छा है। मैं खुद वध की भूमि पर जाऊंगा और आपके स्वामी को वापस लाने का कोई उपाय सोचूंगा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अर्जुन ने उसे टोकते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको बस यहाँ मेरे माता पिता की रक्षा करनी है। तपोवन आश्रम की संरचना और यहाँ आपकी मौजूदगी के कारण ये निश्चित रूप से उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह है। तो फिर मिस्टर अर्जुन, आप। अर्जुन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। मैं ज़ेड ग्रीन पर्वत की यात्रा करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि दाओ संप्रदाय कैसा है। अगर उन्होंने मेरे गुरु को छूने की हिम्मत की तो मैं पूरे संप्रदाय का वध कर दूंगा। ये सुनते ही कुलपति का चेहरा बदल गया और उन्होंने जल्दी से कहा, श्री अर्जुन, आप ऐसा नहीं कर सकते। दाओ संप्रदाय रक्त गठबंधन की तरह नहीं है। दोनों के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा है। मैं भी उनके सामने असहाय हूँ।
इसके अलावा रक्त गठबंधन से इतनी आसानी से निपटने का कारण ये था कि रक्त गठबंधन का वह व्यक्ति बहुत पहले ही चला गया था। जब वह वापस आएगा और उसे पता चलेगा कि क्या हुआ, तो वह निश्चित रूप से क्रोधित होगा। अर्जुन समझाने में बहुत आलसी था और उसने बस इतना कहा, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मनाने की कोशिश मत करो। इतना कहकर वह विमला और ध्रुव मल्होत्रा की ओर चल दिया। कुलपिता ने अर्जुन की घटती हुई आकृति को देखा और आह भरी। वह नहीं चाहते थे कि अर्जुन को कुछ हो। यद्यपि अर्जुन के पीछे वैद्यनाथ थे, लेकिन संभवतः यह उनकी दिव्य आत्मा ही थी जो अर्जुन की अधिक सहायता नहीं कर सकी। अर्जुन मर गया तो ये दिव्य आत्मा विलीन हो जाएगी। उस समय चिकित्सा मार्ग का झंडा कौन उठाएगा? कुनलुन पर्वतों में चिकित्सा का मार्ग इतने सालों से कमजोर हो रहा था, लेकिन अब कोई ऐसा व्यक्ति सामने आया था जो मार्शल दाओ की स्थिति को हिला सकता था। हालांकि इस आदमी को दाओ संप्रदाय से परेशानी होने वाली थी। क्या यह मौत को आमंत्रित करने जैसा नहीं था? इसके अलावा अर्जुन कितना जिद्दी था, उसे समझाने से काम नहीं चलने वाला था। इस दिन अर्जुन ने अपना लगभग सारा समय अपने माता पिता के साथ बिताया। उनसे फिर से मिलना आसान नहीं था, इसलिए तुरंत चले जाना उचित नहीं होगा। हालांकि वह अभी भी मेडिकल भगवान संप्रदाय के बारे में चिंतित थे। छोटे चेन, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ है? एक माँ होने के नाते विमला को स्वाभाविक रूप से एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। अर्जुन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक सपना है। जब ध्रुव मल्होत्रा ने यह सुना तो उन्होंने कहा, छोटे चेन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हें अपने मालिक के बारे में चिंतित होना चाहिए जिन्होंने उस समय तुम्हें बचाया था, है ना? जब अर्जुन तपोवन आश्रम में नहीं थे तो उन्होंने कुलगुरु से कुछ बातें सीखीं। स्वाभाविक रूप से वे अनुमान लगा सकते थे कि अर्जुन विचलित क्यों दिख रहा था। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ध्रुव मल्होत्रा ने कहा, छोटे चेन, हम कृतघ्न लोग नहीं हैं। तुम्हारे गुरु ने तुम्हारा उपकार किया है, उनके बिना हमारे पास जो कुछ भी है वह असंभव होगा। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें ज़ेड ग्रीन पर्वत पर जाना चाहिए। पिताजी, लेकिन अर्जुन हिचकिचाया। ध्रुव मल्होत्रा ने मजाक में कहा, कोई लेकिन नहीं, बस जाओ। इसके अलावा अगर हम दोनों यहाँ हैं तो तुम तीसरा पहिया बन जाओगे। यद्यपि विमला को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, फिर भी उसने अर्जुन का समर्थन किया। छोटे चेन, माँ की बस एक ही विनती है, सावधान रहना और दिखावा मत करना। अर्जुन ने कुछ क्षण सोचा और उठ खड़ा हुआ। ठीक है, मैं गुरु को ढूंढते ही तुरंत वापस आ जाऊंगा। जब समय आएगा हम साथ में कुनलुन पर्वत के मल्होत्रा परिवार के पास जाएंगे। ठीक है। जब ध्रुव मल्होत्रा ने उस नाम के बारे में सुना तो वह भी क्रोधित हो गया। जब उसे पता चला कि उसके पिता और माँ को उन लोगों ने मार डाला है तो उसके मन में उनके लिए बहुत नफरत पैदा हो गई। उसके पिता और माँ शायद लंबे समय तक जीवित रहते अगर उन्होंने वो गोलियां नहीं ली होती। चाहे जो भी हो, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अध्याय 725। अर्जुन के जाने के बाद विमला ने ध्रुव मल्होत्रा की ओर उत्सुकता से देखा। तियानझिंग, कुनलुन पर्वतों के मल्होत्रा परिवार के साथ क्या हो रहा है जिसके बारे में तुम और लिटिल चेन बात कर रहे थे? ध्रुव मल्होत्रा ने आह भरते हुए उसे सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। पति पत्नी के बीच कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं होती। जब विमला को पता चला कि उसके पति के दादा दादी की हत्या कर दी गई है तो उसका दिल दहल गया। फिर उसकी आंखें सदमे से दृढ़ निश्चय में बदल गईं। उसने ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा और गंभीरता से कहा, तियानझिंग, बुरा आदमी न केवल तुम्हारा पिता है बल्कि मेरा भी पिता है। हम हमेशा इस नफरत को लिटिल चेन के लिए हल करने के लिए नहीं छोड़ सकते। वह पहले से ही बहुत दबाव में है और वह कई बोझ उठा रहा है। आज से तुम और मैं एक साथ खेती करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जब लिटिल चेन वापस आएगा तो हम उसे सरप्राइज देंगे। अगली सुबह ज़ेड ग्रीन पर्वत के बाहर अर्जुन अंदर प्रवेश करने से पहले ही वहां का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। अकेले परिधि में ही 100 से ज्यादा लोग थे। आसपास लोगों के समूह थे जो आने जाने वाले लोगों पर नजर रख रहे थे। कुछ लोगों के हाथ में बैनर थे और वे स्पष्ट रूप से लोगों को भर्ती कर रहे थे। आखिरकार कत्लेआम की भूमि बहुत खतरनाक थी। अगर कोई व्यक्ति अकेले प्रवेश करता तो बचने की संभावना बहुत कम होती। अधिकांश लोग 4 या इतने लोगों की एक टीम बनाते थे जिससे उन्हें किसी भी अज्ञात स्थान को कवर करने में मदद मिलती थी। हमें अभी भी एक व्यक्ति की कमी है। क्या कोई है जो हमारे साथ जाना चाहता है? हमारे यहाँ एक संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ है। हालांकि केवल वे ही आवेदन कर सकते हैं जो संत क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंच चुके हैं। 3 लोगों की टीम ने कुछ बार चिल्लाया और जल्दी से उन लोगों को इकट्ठा किया जिनकी उन्हें जरूरत थी। आखिरकार एक संत राजा क्षेत्र साधक को यहाँ विशेषज्ञ माना जाता था और इसलिए उसके साथ यात्रा करना सुरक्षित होगा। कई टीमें लोगों को भर्ती करने की कोशिश कर रही थीं।
जो योग्य थे उन्हें स्वाभाविक रूप से जल्दी ही काम पर रख लिया गया। ये हुआक्सिया में नौकरी मेले जैसा था। ये बहुत लोकप्रिय था। हालांकि अर्जुन को कोई परेशान नहीं करता था क्योंकि उसकी आभा से पता चलता था कि वह केवल दूसरे स्तर का पारलौकिक क्षेत्र साधक था। इस जगह पर उसे एक कमजोर व्यक्ति माना जाता था जिसे कोई भी अपनी टीम में नहीं चाहता था। कौन अपने साथ बोझ उठाने को तैयार होगा? स्वाभाविक रूप से अर्जुन ने भी कोई टीम बनाने की योजना नहीं बनाई थी। हालांकि वह जेड ग्रीन पर्वतों से परिचित नहीं था और बिना गाइड के वहां जाना मुश्किल होगा। अर्जुन जब ये सोच रहा था तभी एक सुगंधित सुगंध उसकी नाक के पास से गुजरी। लगभग 18-19 वर्ष की एक स्त्री अचानक अर्जुन के पास प्रकट हुई। वह काफी खूबसूरत मानी जाती थी। हालांकि वह पुरुषों की पोशाक पहने हुए दिख रही थी जिस पर आश्चर्यजनक रूप से ड्रैगन सोल का प्रतीक बना हुआ था। ड्रैगन सोल के सदस्यों को विशेष वातावरण से निपटने के लिए कुछ विशेष पोशाकें दी जाएंगी, लेकिन कोई यहाँ क्यों दिखाई देगा? क्या ये व्यक्ति ड्रैगन सोल से हो सकता है? अर्जुन की स्मरण शक्ति अच्छी थी लेकिन उसने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था। लड़की मुस्कुराई और उदारता से अपना हाथ बढ़ाया। मेरा नाम वेन शिशी है। हमारे पास अभी भी एक व्यक्ति कम है। क्या आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं? 4 लोगों के बिना वध की भूमि में प्रवेश करना बहुत खतरनाक है। वेन शिशी अर्जुन की आंखों में उलझन देख सकता था और उसे यकीन था कि वह पहली बार यहाँ आया है। यद्यपि उसकी साधना का स्तर बहुत कम था और वह मुश्किल से ही मदद कर सकता था, फिर भी उसने उसे आमंत्रित किया था क्योंकि उसने जो कपड़े पहने थे वे स्पष्ट रूप से हुआक्सिया के थे। अर्जुन ने भौहें सिकुड़ी और सहमति नहीं जताई। इसके बजाय उसने पूछा, तुमने अपने कपड़े कहाँ से लिए? वेन शिशी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मैं सही थी। आप हुआक्सिया से हैं, है न? ये शर्ट मेरे पिता की है, लेकिन वे 20 साल पहले यहाँ आए थे। मेरे पिता वध की भूमि में हैं। इस बार मैं अपनी बहन के साथ जाने की योजना बना रहा हूँ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी। शिशी, यह आदमी कौन है? अर्जुन ने ऊपर देखा। जब उसने बोलने वाली महिला को देखा तो उसका चेहरा बहुत अजीब हो गया क्योंकि यह महिला बिल्कुल वेन शिशी जैसी दिख रही थी। जुड़वां। सौभाग्य से वेन शिशी के बाल लंबे और सीधे थे जबकि इस ठंडी महिला के बाल बंधे हुए थे जिससे उन्हें अलग पहचानना आसान हो गया। हालांकि दूसरे पक्ष की आंखों में शत्रुता के भाव दिखाई दे रहे थे। महिला ने वेन शिशी का हाथ पकड़ लिया और डांटते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि किसी अजनबी आदमी से बात मत करो। क्या तुम भूल गए? वेन शिशी ने जल्दी से अर्जुन की ओर इशारा किया और समझाया, बहन, क्या अभी भी एक व्यक्ति की कमी नहीं है? चलो उसके साथ चलते हैं। नहीं, वह तो बस एक पारलौकिक क्षेत्र साधक है। वह हमें सिर्फ परेशान ही करेगा। वह महिला बहुत दृढ़ निश्चयी थी और अर्जुन को घृणा से देख रही थी। वेन शिशी ने जल्दी से महिला के कपड़े खींचे और प्यार से कहा, बहन, ये व्यक्ति उसी जगह से आता है जहां से पिताजी आते हैं। क्या तुम भूल गई हो कि पिताजी हुआक्सिया के बारे में कितनी बातें करते थे? अगर पिताजी उसे देखेंगे तो वे निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। हुआक्सिया शब्द सुनते ही महिला की नज़र थोड़ी नरम पड़ गई। फिर उसने अर्जुन को घूरते हुए कहा, तुम कैसे साबित कर सकते हो कि तुम हुआक्सिया से हो? तुम्हारे कपड़े अकेले तुम्हारी पहचान सत्यापित नहीं कर सकते। अर्जुन अपने सामने खड़ी महिला से बहुत प्रभावित हुआ। हालांकि उसे कुनलुन पर्वत पर सावधान रहना था। अगर वह सावधान नहीं रहा तो उसकी यही मृत्यु हो जाएगी। उसने बोलने वाली महिला की ओर देखा और कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके पिता हुआक्सिया की ड्रैगन आत्मा से होने चाहिए। ड्रैगन सोल का नाम सुनकर महिला की आंखों में अंततः आश्चर्य की झलक दिखी। हालांकि आश्चर्य एक पल में गायब हो गया। वह पलटी और वेन शिशी को दूसरे आदमी की ओर खींच लिया। ऐसी स्थिति में यह आप पर निर्भर है। तैयार हो जाए, हम तुरंत निकलेंगे। इसके अलावा वध भूमि में प्रवेश करने से पहले भी खतरा हो सकता है। हमारे पास आपकी रक्षा करने का समय नहीं होगा। और मेरा नाम वेन टिंगटिंग है। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो आकर मुझे ढूंढो। मेरी बहन को मत ढूंढो, नहीं तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ। उसने उनके साथ शामिल होने के लिए सहमति नहीं दी थी, है न? वेन शिशी ने पलटकर अर्जुन को चंचल भाव से आंख मारी। कुछ ही देर बाद दोनों बहनें एक अन्य व्यक्ति के साथ तलवार लेकर आईं। उस आदमी की भौहें तलवार जैसी थीं और उसका कद लंबा था। उसकी आभा से पता चलता था कि वह 5वें स्तर का संत क्षेत्र साधक था। जब उसे एहसास हुआ कि आखिरी व्यक्ति तो एक कूड़ा कचरा था जो अभी तक संत क्षेत्र तक भी नहीं पहुंचा था, तो उसने वेन टिंगटिंग की ओर देखा और कहा, टिंगटिंग, क्या ये बच्चा चौथा व्यक्ति है? उस स्थिति में चौथा व्यक्ति न होना ही बेहतर है।
जियो जियान, अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो तुम जा सकते हो, वेन टिंगटिंग ने नाक भान से कुड़ी। इसके अलावा मेरा नाम वेन टिंगटिंग है। हम इतने परिचित नहीं हैं कि तुम मुझे मेरे पहले नाम से बुला सको। अगर तुमने मुझे फिर से टिंगटिंग कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वेन टिंगटिंग के शब्दों में प्रभुत्व का भाव था, जो उसकी छोटी बहन वेन शिशी की सौम्यता और चंचलता के साथ तीव्र विरोधाभास पैदा करता था। वेन टिंगटिंग और वेन शिशी अभी कुछ ही कदम चले थे कि उन्हें कुछ नजर आया और वे वहीं रुक गए। एक जोड़ी ठंडी आंखें अर्जुन की ओर उठीं और पूछा, तुम हमारा पीछा क्यों नहीं कर रहे हो? अध्याय 726। अर्जुन ने उपहास किया। वह वेन शिशी को वध की भूमि में लाना चाहता था। आखिरकार वह स्पष्ट रूप से ड्रैगन सोल के एक सैनिक की संतान थी, हालांकि उसके पिता ड्रैगन सोल की पुरानी पीढ़ी के थे और उन लोगों के समूह का हिस्सा नहीं थे जिन्हें उन्होंने पढ़ाया था। अगर वह कर सकता तो उसकी रक्षा करता, क्योंकि उसका ड्रैगन सोल से संबंध था। हालांकि उसकी बहन वेन टिंगटिंग घमंडी और कृपालु थी और वह इस व्यक्ति के आदेश पर चलना नहीं चाहता था। उनके अनुसार इस तरह की महिला सबसे अधिक परेशानी वाली थी। अर्जुन ने सिर हिलाया और अकेले ही अंदर चला गया। माफ करें, लेकिन मैं अकेले ही अंदर जा सकता हूँ। वेन टिंगटिंग स्तब्ध रह गई और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। एकमात्र पारलौकिक क्षेत्र साधक अकेले ही वध की भूमि में प्रवेश करना चाहता था। क्या यह मूर्ख आत्महत्या करने वाला था? वह शायद वध की भूमि पर पहुंचने से पहले ही मर जाएगा। कितना बेशर्म शेखी बघारने वाला! क्या आपको लगता है कि आप अपनी ताकत के स्तर पर वहां जीवित रह सकते हैं? वेन टिंगटिंग ने व्यंग्य किया। वेन शिशी स्पष्ट रूप से अर्जुन के बारे में चिंतित थी, इसलिए उसने धीरे से पूछा, ओह, मुझे आपका नाम नहीं पता। अर्जुन। वेन शिशी के बारे में उनकी अच्छी धारणा थी, जिन्होंने उन्हें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, भले ही उनका साधना स्तर उच्च नहीं था। इससे उन्हें पता चला कि वह एक दयालु व्यक्ति थी। अर्जुन, वध की भूमि। शायद आपको पता न हो कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन न केवल ऐसे साधक हैं जो खजाने के लिए हत्या करते हैं, बल्कि वहाँ क्रूर जानवर भी हैं जो बेलगाम होकर घूम रहे हैं। क्योंकि वध की भूमि में खूनी आभा बहुत मजबूत है, वहाँ के आध्यात्मिक जानवर उत्परिवर्तित हो गए हैं और बेहद क्रूर हैं। वेन शिशी के शब्दों के बावजूद अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, वे चीजें मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यदि आप खतरे में हैं तो आप आकर मुझे ढूंढ सकते हैं। बेशक आप मेरा पीछा भी कर सकते हैं। ये देखते हुए कि आपके पिता ड्रैगन सोल से आए थे, मैं गारंटी दे सकता हूं कि वध की भूमि में कोई भी आपको छूने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे ही उसने ये कहा, न केवल वेन शिशी स्तब्ध रह गई, बल्कि वेन टिंगटिंग और जियो जियान भी शांत हो गए। उनके हाव भाव अत्यंत विचित्र थे, मानो उन्होंने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। एक पारलौकिक क्षेत्र साधक एक संत क्षेत्र साधक की रक्षा करने के बारे में बेशर्मी से शेखी बघार रहा था। ये बच्चा संभवतः मंदबुद्धि था। जियो जियान ने बगल से जोर से हंसते हुए कहा, बच्चे, मुझे डर है कि तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। वध की भूमि कुनलुन पर्वतों में सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। अगर तुम अकेले अंदर जाओगे तो वहां से गुजरना तो दूर की बात है, कुछ मिनट भी रुकना मुश्किल होगा। यह मत सोचो कि क्योंकि तुम्हारा उपनाम भी ये है, इसलिए तुम ये शैतान हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम हमारा आज्ञाकारी होकर अनुसरण करो। वेन टिंगटिंग ने नाक सिकुड़ी और वेन शिशी का हाथ पकड़ लिया। चूंकि कुछ लोग मौत को गले लगाने पर अड़े रहते हैं, तो उन्हें मरने दो। बहन, मेरे पीछे आना। याद रखना, हालांकि हम सिर्फ 3 लोग हैं, लेकिन कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए ये काफी होना चाहिए। जब वह बोलना समाप्त कर चुकी थी, वेन टिंगटिंग गुफा में और भीतर चली गई। जियो जियान ने अर्जुन की ओर देखा और उसके पीछे जाने से पहले व्यंग्यपूर्वक उसका पीछा किया। वह अर्जुन के मरने का इंतजार नहीं कर सकता था। आखिरकार अर्जुन के बिना वह 2 खूबसूरत महिलाओं के साथ अकेले यात्रा कर रहा होगा। अगर वह उन पर हाथ रख पाता तो क्या ये बहुत बढ़िया नहीं होता? ये सोचकर ही उसकी आंखें चमक उठीं। जब दोनों बहनें और शियाओ जियान पूरी तरह से गायब हो गए, तो अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और उसी रास्ते से अंदर चला गया जिस रास्ते से वे गए थे। जब अर्जुन ने ज़ेड ग्रीन पर्वत की गहराई में प्रवेश किया, तो उसे तुरंत ही अंधेरे में छिपी अनगिनत हत्या की मंशा का आभास हो गया। ऐसा लग रहा था कि हत्या का इरादा उसे शिकार बनाने का था। हवा में खून की गंध भी थी और जमीन लाशों से अटी पड़ी थी। कुछ लाशें तो हाल ही की थीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसे वध की भूमि कहा जाता है। मैं अभी तक करीब भी नहीं पहुंचा हूं, लेकिन हत्या का इरादा पहले से ही बहुत गहरा है। ये यहाँ से और भी बदतर हो जाएगा और यहाँ के खूनी आभा से किसी के दाव दिल पर असर पड़ना आसान होगा। हालांकि रक्तपिपासु आभा दूसरों के लिए हानिकारक है, ये वास्तव में मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। अर्जुन ठंडी हंसी हंसा।
उसे महसूस हो रहा था कि उसके शरीर में मौजूद रक्त ड्रैगन बहुत उत्तेजित हो गया है और बाहर निकलने के लिए बेताब है। हालांकि अर्जुन अभी खुद को उजागर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने शरीर को धीरे धीरे रक्तपिपासु आभा को अवशोषित करने दिया, जिसे रक्त ड्रैगन ने निगल लिया। उसके बाद अर्जुन अंदर चला गया। आसपास कोई नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता था कि दोनों बहनें कहाँ चली गईं। फिर जैसे ही अर्जुन अंदर जाने वाला था, उसने कुछ ही दूर झाड़ियों से सरसराहट की आवाज़ सुनी। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। उसने सहज रूप से हत्या की मंशा को भांप लिया था। कुछ सेकंड बाद झाड़ियों से एक विशाल काला बाघ बाहर निकल आया। काले बाघ की आवाज़ में खून की प्यास थी और उसके नुकीले दांत अभी भी खून से सने हुए थे और उसके मुंह के कोने से कुछ मानव त्वचा भी लटक रही थी। ये स्पष्ट था कि इस जानवर ने अभी अभी किसी को खाया था। अवशेष आभा से अंदाजा लगाया जा सकता है कि काले बाघ का आखिरी शिकार एक संत क्षेत्र साधक था। ऐसा लग रहा था कि वध की भूमि काफी डरावनी थी। इस बीच अर्जुन ने पाया कि वह काले बाघ का दूसरा शिकार बन गया है और काले बाघ ने उसे जकड़ लिया है। फिर वह उस पर झपटा, पंजे और पंजे फैलाए, जिसमें जबरदस्त ताकत थी। यह एक साधारण किसान को चीर डालने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, छोटे कमीने, क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे धमकाना इतना आसान है? अर्जुन ने अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय जब उसने मुक्का मारा तो उसके हाथ में बिजली की चमक के साथ चिंगारी निकली। टकराना, मुट्ठी और बाघ का पंजा टकराया और काला बाघ उड़ गया। आखिरकार अर्जुन की असली ताकत संतों की शक्ति से कहीं अधिक थी, इसलिए कोई भी आध्यात्मिक जानवर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। काले बाघ ने जमीन पर गिरते ही मुंह से खून उगल दिया। उसकी आंखों में अब डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह मानव, जिसका आभामंडल पिछले मानव से कहीं कमजोर था, इतना भयानक होगा। हालांकि जैसे ही वह पीछे हटने वाला था, अर्जुन उसके सामने प्रकट हुए और अपनी तलवार से उस पर वार कर दिया। तुम्हारा फर बुरा नहीं है, मुझे ये चाहिए। काला बाघ भयभीत हो गया और दहाड़ने लगा। हालांकि वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका और जल्द ही अर्जुन ने उसका सिर काट दिया। अर्जुन अभी उसकी खाल उतारने ही वाला था कि उसने देखा कि अनगिनत आभाएं उसकी ओर आ रही हैं। कुछ सेकंड बाद 1 दर्जन काले बाघ उसके सामने प्रकट हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आगे चल रहा काला बाघ दूसरे काले बाघ से अलग था। ये स्पष्ट रूप से काले बाघों के इस समूह का नेता था। नेता की हत्या की मंशा अत्यंत तीव्र थी तथा उसका पूरा शरीर एक भयानक और रक्तरंजित रोशनी से चमक रहा था। उसके माथे पर एक प्राचीन रून बना हुआ था और वह शक्तिशाली और राजसी लग रहा था। बाकी काले बाघ विस्मय और समर्पण के साथ उसके पीछे चल रहे थे। क्या बाघ अकेले नहीं रहते? वे भेड़ियों की तरह झुंड में रहने वाले जानवर नहीं हैं। उनकी संख्या इतनी ज्यादा क्यों है? अर्जुन थोड़ा भ्रमित था, लेकिन बाघों की दहाड़ सुनकर वह जल्दी ही अपनी हैरानी से जाग गया। सभी काले बाघ उस पर झपट पड़े। हालांकि वह घबराया नहीं। उसने गर्दन को ऊपर उठाकर चारों ओर देखा और शांति से कहा, सच कहूं तो मुझे तुम कमीनों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे नेता में दिलचस्पी है। इस अनजान जगह पर यात्रा करना थका देने वाला हो सकता है, इसलिए मैं अपने लिए एक सवारी लेना चाहता हूँ। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, अर्जुन अपनी तलवार लहराते हुए बाहर भागे। अध्याय 727। उसने एजियो ड्रैगन फैंटम बॉडी तकनीक को सक्रिय किया और जैसे ही वह आने वाले काले बाघों के बीच से गुजरा, उसकी आकृति चमक उठी। जब उन्होंने असंख्य दांवों तलवार तकनीक को सक्रिय किया तो तलवार क्यूई की अनगिनत किस्में मुक्त हो गईं। ये तलवार की तकनीक थी जो असंख्य दांवों तलवार मास्टर चेन त्यानली ने उसे दी थी, इसलिए यदि वह जानवरों के एक समूह से भी नहीं निपट सकता था तो यह वास्तव में हास्यास्पद होगा। तलवार की क्यूई के घने धागे एक ड्रैगन में परिवर्तित हो गए और आने वाले बाघों के समूह से टकरा गए, जिससे हर जगह शॉकवेव फैल गई। टकराना, अचानक खून की नदियां बहने लगीं और कुछ काले बाघ मारे गए। जैसे जैसे अर्जुन आगे बढ़ा, वैसे वैसे और भी काले बाघ मरते गए, जिससे बचे हुए काले बाघ वहीं रुक गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन की शक्ति इतनी भयानक होगी। ये आध्यात्मिक जानवर कुनलुन पर्वतों में लंबे समय तक रहे थे और उन्होंने कुछ बुद्धिमत्ता हासिल कर ली थी, इसलिए उन्हें पता था कि उन्होंने अपनी क्षमता से ज्यादा काम ले लिया है। भयभीत होकर उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ने अपनी हत्या यात्रा रोकने का कोई संकेत नहीं दिया। हालांकि जब वह आनंद ले रहा था तो एक गगनभेदी गर्जना हुई और एक विशाल काली छाया अपने पंजे क्रूरतापूर्वक फैलाए हुए अर्जुन के सामने प्रकट हुई। भयानक विशालकाय काले बाघ ने अंततः अपना कदम बढ़ा दिया। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपनी तलवार उस पर घुमाई। डिंग! आश्चर्य की बात यह है कि उसकी तलवार ने विशालकाय बाघ के पंजे या पंजे नहीं काटे।
इसके बजाय टक्कर से तीव्र चिंगारियां निकलीं और एक शक्तिशाली आघात तरंग फैली जिसने अर्जुन को 10 कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लग रहा था कि यह विशालकाय बाघ काफी ताकतवर था। दिलचस्प, विशालकाय बाघ को स्पष्ट रूप से पता था कि अर्जुन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने पहल करने के लिए तुरंत उस पर हमला कर दिया। अर्जुन ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की, हालांकि उसने अपनी तलवार का इस्तेमाल भी नहीं किया। इसके बजाय वह विशालकाय बाघ को शांति से देखता रहा। फिर जब वह उस पर आक्रमण करने लगा तो अर्जुन ने गर्जना की, रक्त ड्रैगन आओ। बाघ सभी जानवरों का राजा था, लेकिन ड्रैगन सभी जानवरों के पूर्वज थे। ताकत का उपयोग करके लड़ने के बजाय सब कुछ रक्त ड्रैगन पर छोड़ देना बेहतर था। जैसे ही ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी, अर्जुन के शरीर से खूनी ड्रैगन बाहर आ गया। हाल ही में उसने बहुत सारी हत्या की भावना को अपने अंदर समाहित कर लिया था, इसलिए वह बहुत बड़ा हो गया था। जब उसने देखा कि विशालकाय बाघ अर्जुन पर आक्रमण कर रहा है तो वह क्रोधित हो गया और उससे युद्ध करने के लिए दौड़ पड़ा। टक्कर से यह स्पष्ट हो गया कि दोनों पक्ष स्पष्ट रूप से एक ही स्तर पर नहीं थे। रक्त ड्रैगन का रक्त अत्यंत शक्तिशाली था और विशालकाय बाघ का शरीर कांपते हुए उड़ गया। यह उसके लिए बिल्कुल भी मुकाबला नहीं था। रक्त ड्रैगन शायद इतना शक्तिशाली न होता यदि वह कुछ साधकों के विरुद्ध लड़ता, लेकिन विशाल बाघ जैसे आध्यात्मिक जानवरों के विरुद्ध वह अन्य जानवरों को पूरी तरह से दबा देता। एक ही पल में विशालकाय बाघ का सब कुछ ढह गया। रक्त ड्रैगन को नीचे झपट्टा मारते देख विशालकाय बाघ तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और फुसफुसाने जैसी आवाजें निकालने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह दया की भीख मांग रहा हो। ये देखकर रक्त ड्रैगन ने अपने हमले जारी न रखने का फैसला किया। इसके बजाय वह अर्जुन की तरफ लौट आया और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। सच में अर्जुन भी इस बात से हैरान था कि यह स्थिति कितनी आसानी से हल हो गई थी। उसी समय उसने रक्त ड्रैगन की सबसे बड़ी ताकत की खोज की थी। ये सभी जानवरों की रक्त वंशावली को दबा सकता है। एक ऐसे स्थान में जहां आध्यात्मिक जानवर रेंग रहे थे, यह एक अत्यधिक लाभ की स्थिति थी। अर्जुन ने सोचना बंद कर दिया और विशालकाय बाघ के पास गया। उसने ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम मेरी सवारी बनने को तैयार हो? अगर तुम तैयार हो तो अपना रक्तसार गाढ़ा कर लो। विशालकाय बाघ ने अर्जुन को गौर से देखा और कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया। अंत में उसने अपना मुंह खोला और काले रक्तसार की एक बूंद अर्जुन के सामने तैर गई। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने अपनी मुट्ठी भींची और रक्त तत्व को स्वीकार किया और कुछ ही क्षणों में उसकी चेतना के सागर में एक काले बाघ की छाया प्रकट हुई। बुरा नहीं है, तुम्हारे साथ मेरे लिए अपनी यात्रा जारी रखना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद अर्जुन विशालकाय बाघ पर चढ़ गए, जो काफी भव्य दिख रहा था। चल दर, अर्जुन के आदेश का पालन करते हुए विशालकाय बाघ दहाड़ता हुआ जंगल में अंदर की ओर भागा। उसके हर कदम के साथ धरती हिल रही थी। विशालकाय बाघ पर बैठे अर्जुन को भी ऐसा महसूस हुआ कि उसके हृदय में छिपी हत्या की भावना गायब हो गई है। जाहिर है, वध की भूमि में इस विशालकाय बाघ की स्थिति सामान्य नहीं थी। एक साधारण दहाड़ ही अन्य जानवरों को मजबूर करने के लिए पर्याप्त थी। जंगल की गहराई में वेन टिंगटिंग, वेन शिशी और अन्य लोगों की तबीयत ठीक नहीं थी। उनकी 4 लोगों की टीम अब 3 लोगों की टीम बन गई थी। वे एक गठन बनाने में असमर्थ थे और उनकी ताकत बहुत कम हो गई थी। इसके अलावा जैसे ही वे इस जगह में दाखिल हुए, उन्होंने महसूस किया कि अनगिनत भयावह निगाहें उन पर केंद्रित थीं। इस समय वे हौंफ रहे थे और तलवार पकड़े हुए उनके हाथ हल्के से कांप रहे थे। वेन टिंगटिंग ने जियाओ जियान को ठंडी नज़र से देखा। उसने स्वाभाविक रूप से कुछ समस्याओं को नोटिस किया। इस आदमी की ताकत जाहिर तौर पर उसके बराबर थी, लेकिन उसने इस पूरे समय में ज्यादा प्रयास नहीं किया। यह जाहिर तौर पर थोड़ा अजीब था। जियो जियान, टीम में एकमात्र आदमी होने के नाते क्या आप इस तरह हमारे पीछे छिपने वाले हैं? जियो जियान दंग रह गया, लेकिन फिर तुरंत मुस्कुराया। टिंग टिंग, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे एक मजबूत हमला करने के लिए एक निश्चित स्तर की ऊर्जा बनाए रखने की आवश्यकता है। उसकी नज़रें उसके सामने खड़ी जुड़वा बहनों पर घूम रही थीं, जो स्पष्ट रूप से वासना से भरी हुई थीं। वह तुरंत उन पर झपटना चाहता था। कृपया मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाएं। हम इतने करीब नहीं हैं, वेन टिंगटिंग ने ठंडे स्वर में कहा। अचानक उसे कुछ ध्यान आया और वह भौचक्की रह गई। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? जियो जियान ने दोनों बहनों की चोटों को देखा और उसे लगा कि अब समय आ गया है। उसने ताली बजाई और कहा, बेशक मैं तुम दोनों को मारने की योजना बना रहा हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 3 काली आकृतियां अंधेरे से बाहर आईं और जियो जियान के पीछे खड़ी हो गईं। वेन टिंगटिंग ने जब ये दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर अचानक से परिवर्तन आ गया।
उसे अब एहसास हुआ कि जियो जियान के पास वास्तव में अपनी टीम थी। ये स्पष्ट था कि वह उसके और उसकी बहन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनके साथ शामिल हो गया था। धत्तेरी की, उनकी आंखें कामना से जल रही थीं। जियो जियान ने अपने होंठ चाटे। टिंग टिंग, बहन शिशी, वध की भूमि में जीवित रहना कठिन है, इसलिए तुम दोनों महिलाओं को एक समर्थक ढूंढना चाहिए। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? चिंता मत करो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो तुम्हारे साथ खेलने के बाद तुम्हें छोड़ दूंगा। भविष्य में तुम दोनों मेरी औरतें होगी। वेन टिंग टिंग की आंखें ठंडी थीं जब उसने अपनी तलवार जियाओ जियान पर तान दी। सपने देखो, मुझे तुम्हें हमारे साथ शामिल नहीं होने देना चाहिए था। लगता है मेरे पापा के दोस्त भी अच्छे इंसान नहीं हैं। उन्होंने तो आप जैसे किसी की सिफारिश ही कर दी थी। ऐसा कहने के बाद उसने वेन शिशी की ओर देखा। बहन, जब लड़ाई शुरू हो जाए तो विपरीत दिशा में भाग जाना। जितना दूर भागोगे उतना अच्छा रहेगा। मेरी चिंता मत करो। वेन शिशी चौंक गई और वह डर के मारे रोने लगी। लेकिन बहन, ये लोग सभी संत क्षेत्र से ऊपर हैं। आप घायल हैं, इसलिए आप उन्हें हरा नहीं पाएंगी। ऐसे विवरणों से परेशान मत हो और भागने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ सेकंड बाद वेन टिंग टिंग ने वेन शिशी को जोर से धक्का देकर रास्ते से हटा दिया और उसी समय उसने अपनी तलवार जियो जियान की ओर फेंक दी। उसकी तलवार की क्यूई ने उत्पात मचाया। हालांकि भले ही उसकी ताकत खराब न हो, लेकिन वह जियाओ जियान को रोकने में असमर्थ थी, जिसने अपनी ज्यादा ताकत खर्च नहीं की थी। 3 बार आगे बढ़ने के बाद उसने मुंह में खून थूका और टूटी डोरी वाली पतंग की तरह जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। इससे पहले कि वेन शिशी भाग पाती, उनमें से एक ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। वह भी बहुत बुरी हालत में थी। जब जियो जियान ने दोनों बहनों को अपने सामने लेटा हुआ देखा तो उसकी इच्छा भड़क उठी। वाह, मैं इतने लंबे समय से कुनलुन पर्वतों में हूँ, लेकिन मैंने पहले कभी जुड़वां बच्चों के साथ नहीं खेला। जब मैं खेल खत्म कर लूंगा तो तुम्हारी बारी होगी भाइयों। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियो जियान दोनों लड़कियों की ओर चला गया। बहन, वेन शिशी बेहद घबरा गई। वेन टिंग टिंग अपनी तलवार उठाना चाहती थी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास ऐसा करने की ताकत नहीं है। धत्तेरी की, बहन, चलो हम सब मिलकर आत्मविनाश करें। इस समय वेन टिंग टिंग की आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। हाँ, जैसे ही वे दोनों अपनी गरिमा की रक्षा के लिए आत्मविनाश करने वाले थे, अचानक एक बाघ की दहाड़ सुनाई दी, जिससे आसपास का वातावरण कांप उठा। सबके हाव भाव एकदम बदल गए। अच्छा नहीं, ये तो काले बाघ राजा की दहाड़ है। अध्याय 728। जियाओ जियान का हाथ वेन टिंग टिंग की ओर बढ़ना बंद हो गया। उसकी कामुक इच्छा महत्वपूर्ण थी, लेकिन उसका जीवन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसके दिल में भय व्याप्त हो गया। ये तो काला बाघ राजा था। 10,000 काले बाघों में से केवल एक ही पैदा होगा और वह 10,000 काले बाघों पर शासन करेगा। अगर आप एक को भी मार देते तो भी कई और आपके पीछे पड़ जाते। एक बार गिर जाने पर मौत निश्चित थी। जियाओ जियान के पीछे खड़े एक आदमी ने कांपती आवाज में कहा, भाई जियान, वह जानवर आ रहा है। हम भाग क्यों नहीं जाते? मैंने सुना है कि ब्लैक टाइगर किंग के दिखने का मतलब है कि 10,000 काले बाघ उसका पीछा करेंगे। दूसरे आदमी ने भी कहा, तार्किक रूप से कहें तो उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। हालांकि मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि बाघ राजा की दहाड़ से ऐसा लगता है कि वह और करीब आ रहा है। कोई बात नहीं, चलो पहले पीछे हटते हैं। जियो जियान ने अपने सामने खड़ी 2 खूबसूरत लड़कियों पर नजर डाली। उसने इस पल के लिए लंबे समय से योजना बनाई थी, लेकिन एक जानवर ने उसे विफल कर दिया। वेन टिंग टिंग ने जियो जियान को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, जियो जियान, मैं इस जानवर द्वारा काट कर मर जाना पसंद करूंगी बजाय इसके कि तुम्हारे जैसे नीच व्यक्ति को मेरे साथ ऐसा करने दूं। वह अच्छी तरह जानती थी कि इस बार किस्मत उसके साथ नहीं है। वह किसी भी तरह मरेगी, इसलिए बेहतर यही था कि वह ज्यादा सम्मानपूर्ण मौत को चुने, भले ही इसका मतलब उस जानवर का भोजन बनना ही क्यों न हो। उसने अपनी बहन वेन शिशी की ओर देखा और उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। हालांकि वेन शिशी डरी हुई थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसकी बहन चिंता करे, इसलिए उसने सिर हिलाया। बहन, सब ठीक है। जियो जियान ने दोनों बहनों का रवैया देखा और क्रोधित हो गया। क्या वे वास्तव में सोचती थीं कि वह एक काले बाघ को नहीं हरा सकता? ये सिर्फ एक बाघ की दहाड़ थी। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि यह एक काले बाघ राजा की थी। जियो जियान ने आखिरकार अपने पीछे खड़े 3 लोगों से कहा, छिपने की व्यवस्था बनाओ। व्यवस्था के साथ वह जानवर हमें नहीं ढूंढ पाएगा। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये दोनों महिलाएं मिलनी ही चाहिए। जियो जियान के पीछे खड़े 3 लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और अंत में वे तीनों 3 अलग अलग दिशाओं में चले गए।
तीनों ने अपनी उंगलियों से हाथ की मुहरें बनाई और रक्त की एक बूंद बाहर निकाली। धीरे धीरे एक अवरोध ने उस क्षेत्र को घेर लिया। ये दृश्य देखकर जियो जियान ने ठंडी सांस ली और वेन टिंगटिंग को इच्छा से देखा। बदबूदार कुतिया, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं उस जानवर से डरता हूँ? भले ही ब्लैक टाइगर किंग वास्तव में आ जाए, मैं तुम्हें सबसे पहले मारूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियो जियान उस पर झपट पड़ा। स्वाभाविक रूप से वेन टिंगटिंग खुद को जियो जियान द्वारा इतनी आसानी से कलंकित नहीं होने देगी। कांपते हाथों से उसने तलवार पकड़ ली जो बगल में गिर गई थी और उसे जियो जियान की ओर वार किया। हालांकि चूंकि उसके पास कोई ताकत नहीं थी, इसलिए जियो जियान ने आसानी से तलवार को दूर फेंक दिया। उसी समय जियो जियान ने अपने दाहिने हाथ से वेन टिंगटिंग की गर्दन पकड़ ली और उसे ऊपर उठा लिया, जिससे उसका दम लगभग घुट गया। बदबूदार कुतिया, तुम अभी भी विरोध करने की हिम्मत रखती हो? इस समय जियो जियान पागलपन और निर्दयता की स्थिति में था, क्योंकि उसने वेन टिंगटिंग को दूर फेंक दिया था। वेन टिंगटिंग पहले से ही घायल थी और टक्कर के कारण उसके मुंह से खून निकल आया। वह अत्यंत दयनीय स्थिति में थी। बहन वेन शिशी अवचेतन रूप से अपनी तलवार लहराते हुए वेन टिंगटिंग के सामने खड़ी हो गई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मेरी बहन को छूने की हिम्मत मत करना। हम्फ, जियो जियान ने ठंडी आवाज में कहा, चूंकि तुम उसकी रक्षा करना चाहते हो, इसलिए मैंने अपना विचार बदल दिया है। मैं तुमसे ही शुरुआत करूंगा। तभी जियो जियान की आकृति चमक उठी और उसने वेन शिशी के कपड़े पकड़ने की कोशिश की। वह कुछ भी करने में असमर्थ थी और अवचेतन रूप से उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि जब उसने सारी उम्मीद खो दी तो एक और बाघ की दहाड़ सुनाई दी और एक काली छायादार आकृति उसके पास से गुजरी। तीनों लोग जो उस दल को नियंत्रित कर रहे थे, उन्हें लगा कि हवा का एक झोंका उनके पास से गुजर रहा है। जब उन्होंने काली आकृति का चेहरा साफ देखा तो वे कुछ बोलने ही वाले थे कि ब्लैक टाइगर किंग ने उन्हें निगल लिया। दहाड़ सुनकर वेन शिशी चौंक गई और उसने अपनी आंखें खोल लीं। हालांकि जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। ये कैसे संभव हुआ? वेन टिंगटिंग, जो बुरी तरह घायल थी, वही थी। उसकी ठंडी निगाहें जियो जियान के पीछे विशालकाय काले बाघ पर टिकी थीं। विशालकाय बाघ विस्मयकारी था और उसकी आभा राक्षसी थी। वह लगभग निश्चित थी कि यह एक ब्लैक टाइगर किंग था, क्योंकि इसकी आभा एक मानव संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर थी। हालांकि सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि वास्तव में इस तरह के क्रूर जानवर की पीठ पर एक युवक बैठा था। युवक का चेहरा ठंडा और घमंडी था और उसकी आंखें उदासीनता से भरी थीं। समस्या ये थी कि उन्होंने इस व्यक्ति को पहचान लिया था। क्या ये व्यक्ति अर्जुन नहीं था? ये कैसे संभव हुआ? एक दिव्य लोक साधक ने ऐसे भयंकर पशु पर कैसे नियंत्रण प्राप्त किया और उसे अपनी सवारी भी कैसे बनाया? ये जानवर बहुत घमंडी और शक्तिशाली था और यहाँ तक कि एक मूल क्षेत्र विशेषज्ञ भी इसे पराजित करने में सक्षम नहीं था। जियो जियान ने स्वाभाविक रूप से अपने पीछे खतरे को महसूस किया। चारों ओर खूनी आभा की लहरें भर गईं। धीरे धीरे उसने अपनी गर्दन अकड़कर घुमाई। जब उसने काले बाघ राजा और उसके ऊपर अर्जुन को देखा तो वह चौंक गया। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अर्जुन, ये कैसे संभव है? फिर वह काले बाघ राजा के दबाव को और नहीं झेल सका। उसके पैर कमजोर पड़ गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। वह भागना चाहता था, लेकिन इतनी नजदीक से उस जानवर के जबड़े के एक ही वार से उसकी जान चली जाती। अर्जुन ने जियाओ जियान की ओर देखा और शांति से कहा, तुम कैसे मरना चाहते हो? ये शब्द मृत्युदंड देने वाले के न्याय के समान थे। जियो जियान कुछ कहने ही वाला था कि ब्लैक टाइगर किंग ने दहाड़ लगाई, जिससे वह इतना डर गया कि वह पेशाब से लथपथ हो गया। मिस्टर अर्जुन, मैं अंधा था, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। मैं इन दोनों महिलाओं को आपको देने को तैयार हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। जैसे कि यह महसूस करते हुए कि यह पर्याप्त नहीं था, जियो जियान ने गोलियों की एक और बोतल निकाली और सावधानी से कहा, श्री अर्जुन, ये औषधीय गोली मुझे मेरे गुरु ने दी थी। इसका ग्रेड बहुत ऊंचा है और यह आपको बहुत सूट करता है। इसे मेरी तरफ से आपके लिए उपहार के रूप में लें। अर्जुन ने ठंडी सांस ली। उसके हाथ के हल्के से झटके से जैद की बोतल वहीं टुकड़े टुकड़े हो गई और गोली गायब हो गई। मुझे इस तरह की बेकार गोली में कोई दिलचस्पी नहीं है, लिटिल ब्लैक, इससे निपटो। इस दौरान उन्होंने ब्लैक टाइगर किंग के लिए कुछ नामों के बारे में सोचा, लेकिन उन्हें लगा कि उनका उच्चारण करना बहुत कठिन है, इसलिए उन्होंने सहजता से सबसे आम नाम चुना। जब काले बाघ राजा ने अर्जुन की आज्ञा सुनी तो वह फिर से दहाड़ा और जियो जियान का सिर काट लिया। अध्याय 729 खून हर जगह फैल गया और जियो जियान की अधूरी लाश जमीन पर गिर गई। जब वेन टिंगटिंग और वेन शिशी ने यह दृश्य देखा तो वे पूरी तरह से दंग रह गए।
किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह खत्म होंगी। अंत में जिस व्यक्ति ने उन्हें बचाया वह वास्तव में वही युवा था जिससे वे सबसे अधिक घृणा करते थे। वेन टिंगटिंग को अपने गालों में जलन महसूस हुई। उसने सोचा कि उसने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था और उसे कैसे टाल दिया था। अगर ब्लैक टाइगर किंग भी अर्जुन के सामने झुक गया तो उसे वास्तव में किसी के साथ मिलकर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वह उनकी टीम में शामिल होने के अयोग्य नहीं थे, बल्कि वे लोग उनके साथ शामिल होने के अयोग्य थे। छोटी बहन वेन शिशी ने सबसे पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने राहत की सांस ली और अपनी आंखों में उत्साह के भाव के साथ अर्जुन की ओर देखा। वह थोड़ा झुकी। अर्जुन, नहीं मिस्टर अर्जुन, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। अर्जुन घोड़े से उतरा, एक गोली निकाली और उसे उसकी ओर फेंक दिया। ये गोली ले लो और तुम्हें बेहतर महसूस होगा। वेन शिशी ने अपनी हथेली में लाल गोली को देखा। वह उसकी औषधीय खुशबू को सूंघ सकती थी और तुरंत समझ गई कि यह गोली बहुत कीमती है। अर्जुन उसके हृदय में और अधिक रहस्यमय होता गया। सौभाग्य से वह शुरू से ही अर्जुन के अच्छे पक्ष में थी, अन्यथा उसका भी अंत जियाओ जियान जैसा हो सकता था। अर्जुन, आपने अभी अभी मेरी बहन और मुझे बचाया है और हम नहीं जानते कि आपका एहसान कैसे चुकाएं। ये गोली बहुत कीमती है, तो आप इसे वापस क्यों नहीं ले लेते? अर्जुन ने हाथ हिलाया। मैंने तुम्हें तुम्हारे पिता की वजह से बचाया। सच कहूं तो मैं भी हुआक्सिया की ड्रैगन सोल से हूं। हालांकि मैं आपके पिता से कभी नहीं मिला, फिर भी हमें सहकर्मी माना जा सकता है। वेन शिशी ने अर्जुन की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा और चुपचाप इस दयालुता को याद कर लिया। फिर उसने गोली खा ली। जैसे ही गोली उसके मुंह में गई, दवा का असर दिखने लगा। उसके अंदरूनी अंगों में शक्ति की लहर दौड़ गई और उसे बहुत आराम महसूस हुआ। इस समय वेन टिंगटिंग, जो जमीन पर थी, मुश्किल से खड़ी हुई। वह माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन वह माफ़ी नहीं मांग पाए। अंत में वह केवल इतना ही कह पाए, धन्यवाद। अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और ब्लैक टाइगर किंग पर सवार हो गया। जैसे ही वह जाने वाला था, वेन टिंगटिंग ने जल्दी से अर्जुन को आवाज़ लगाई, मिस्टर अर्जुन, 1 मिनट रुको। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके और उसकी बहन की ताकत के साथ वध की भूमि से सुरक्षित निकलना बहुत मुश्किल होगा। उनका सबसे अच्छा दांव ये युवक था। अर्जुन रुक गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। ठीक इसी क्षण प्लॉप, वेन टिंगटिंग अर्जुन के सामने घुटने टेक दिया। उसका चेहरा लाल हो गया जब उसने कहा, अर्जुन, अभी अभी हमारे बीच कुछ मौखिक विवाद हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अर्जुन इसे दिल पर नहीं लेंगे। यह मेरी गलती थी। वेन टिंगटिंग जानती थी कि वह सामान्य तरीकों से अर्जुन को खुश नहीं कर सकती थी, इसलिए वह केवल मृत्यु के माध्यम से ही अपना दृढ़ संकल्प दिखा सकती थी। ये देखते हुए कि मेरी बहन का आपके प्रति कभी कोई बुरा इरादा नहीं रहा है, मुझे उम्मीद है कि श्री अर्जुन मेरी बहन को हमारे पिता से मिलने तक सुरक्षित रूप से आपके साथ ला सकेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वेन टिंगटिंग ने जमीन पर पड़ी तलवार उठाई और अचानक उसकी गर्दन पर निशाना साध दिया। चाहे कुछ भी हो, उनमें से एक को तो बचना ही था। जैसे ही तलवार उसकी गर्दन काटने वाली थी, एक हवा का झोंका उसकी ओर आया और तलवार को 2 टुकड़ों में काट दिया। मेरी नज़र में तुम्हारा जीवन बेकार है। मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ, लेकिन याद रखना, एक बार जब हम वध की भूमि छोड़ देंगे तो तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। वेन टिंगटिंग ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत घुटनों के बल बैठकर उनका धन्यवाद किया। श्रीमान अर्जुन, मैं वेन टिंगटिंग आपकी इस दयालुता को हमेशा याद रखूंगा। अगर मुझे मौका मिला तो मैं हर कीमत पर इसका बदला चुकाने को तैयार हूँ। ऐसा कहने के बाद उसने अपनी बहन की ओर देखा और उसे लिटिल ब्लैक के पीछे चलने के लिए खींच लिया। अर्जुन ने छोटी बहन वेन शिशी की ओर देखा, जो काफी कमजोर महसूस कर रही थी, और फिर सीटी बजाई। कुछ ही सेकंड बाद 2 काले बाघ अंधेरे से बाहर निकले। दोनों काले बाघ अपने अगले पैर मोड़कर जमीन पर लेट गए। जाहिर तौर पर वे दोनों लड़कियों के चढ़ने का इंतजार कर रहे थे। दोनों लड़कियां थोड़ी डरी हुई थीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे काले बाघों की सवारी कर सकेंगी। वेन शिशी ने घबराकर अर्जुन से कहा, श्रीमान अर्जुन, आप। अर्जुन आगे बढ़ता रहा और शांति से बोला, चलो आगे बढ़ो। ये दोनों लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस समय काले बाघ राजा की बदौलत अर्जुन ने पहले ही 10 मील के दायरे में काले बाघों की आबादी पर नियंत्रण कर लिया था। दोनों लड़कियां कुछ सेकंड के लिए झिझकीं, लेकिन फिर भी काले बाघों पर चढ़ गईं। इसके तुरंत बाद दोनों काले बाघ उड़ गए और अर्जुन के पीछे पीछे चलने लगे। 3 काले बाघों की आभा से उनके रास्ते में आने वाले जानवर डरकर भाग गए और वे जंगल में तेज गति से आगे बढ़ गए। कुछ मानव साधक वध भूमि की ओर बढ़ रहे थे। जब उन्होंने काले बाघों पर सवार 3 आकृतियों को देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो।
क्या वाकई कोई था जिसने इस जगह पर काले बाघों को वश में किया था? और हाँ, वे 3 थे। दुर्भाग्यवश, क्योंकि काले बाघ बहुत तेज थे, वे केवल ये देख सके कि काले बाघों पर 2 महिलाएं और एक पुरुष थे। जहां तक उनकी पहचान का सवाल है, यह इन भाग्यशाली दर्शकों के लिए एक रहस्य बना रहा। 15 मिनट बाद अर्जुन एक भव्य शहर के द्वार के सामने रुका। इस पर लिखा था, वध की भूमि। शहर के द्वार के बाहर सभी प्रकार की इमारतें थीं, और उनमें से कुछ तो इतनी ऊंची थीं कि वे गगनचुंबी इमारतें कहलाती थीं। पूरा शहर एक प्राचीन संरचना द्वारा संरक्षित था। हालांकि शहर के ऊपर का आसमान खून से लाल था। दिन के उजाले में आसमान में एक रक्त चंद्रमा भी लटका हुआ था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, अर्जुन ने देखा कि उसके शरीर में रक्त ड्रैगन मजबूत होता जा रहा था। इस समय वेन टिंगटिंग काले बाघ से नीचे उतरे और अर्जुन से सम्मानपूर्वक कहा, श्री अर्जुन, ये स्थान वध की भूमि है। आमतौर पर यहाँ पर्वतों का प्रवेश वर्जित है। अगर श्री अर्जुन ने जोर दिया तो मामला बहुत परेशानी भरा हो जाएगा। अर्जुन ने सिर हिलाया और उछल कर चला गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अपने स्वामी को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। दुर्भाग्य से तपोवन आश्रम के कुलपति केवल ये पुष्टि कर सके कि उनके स्वामी वध भूमि में थे। हालांकि कुलपति ने पहले ही एक शिष्य को अंदर प्रतीक्षा करने के लिए भेज दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि यह शिष्य इस बारे में ज्यादा जानता होगा कि उसका स्वामी कहाँ है और वह क्या कर रहा है। तभी उसकी बहन वहां आई। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल था। ठीक है मिस्टर अर्जुन, आपने कहा था कि आप मेरे पिता से मिलना चाहते हैं। क्यों न हम साथ साथ चलें? हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। अर्जुन ने कुछ पल सोचा और सहमति जताई। ठीक है। अर्जुन को उन दोनों महिलाओं से पता चला था कि उनके पिता बहुत दिनों से यहाँ हैं। शायद उनके पिता को पता था कि उनके स्वामी कहाँ हैं। वैसे शिशी, मुझे मिस्टर अर्जुन मत कहो, बस मुझे अर्जुन या भाई ये कहो, अर्जुन ने कहा। इस दयालु लड़की के बारे में उनकी अच्छी धारणा थी, लेकिन ये केवल उसके व्यक्तित्व के कारण था। वेन शिशी ने खुशी जताई और बहुत उत्साहित दिखे। ठीक है ये भाई ये। वेन टिंगटिंग, जो किनारे खड़ी थी, ने अपनी छोटी बहन को इस तरह देखा और एक लंबी सांस छोड़ी। उम्मीद है कि उसकी बहन अर्जुन पर बहुत ज्यादा मोहित नहीं होगी। अध्याय 730। हालांकि ये सामान्य बात थी। कुनलुन पर्वतों में शक्ति का बोलबाला था और अर्जुन न केवल शक्तिशाली था बल्कि उनका रक्षक भी था। ऐसा महसूस करना स्वाभाविक था। अर्जुन ने काले बाघ राजा की ओर देखा और कहा, तुम जा सकते हो। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं अपनी चेतना के सागर में मौजूद कनेक्शन के जरिए तुमसे संवाद करूंगा। तीनों काले बाघों ने अर्जुन को एक लंबी नजर से देखा और फिर मुड़कर जंगल में गहरे चले गए। चल दर। अर्जुन अपने हाथ पीछे करके आगे बढ़ गया। यद्यपि नगर के द्वार पर निरीक्षण होते थे, परंतु वे कठोर नहीं थे। आखिरकार सभी को वध की भूमि में प्रवेश करने की अनुमति थी। हालांकि अंदर जीवित रहना एक अलग मामला था। जैसे ही अर्जुन ने अंदर कदम रखा, उसे लगा कि अनगिनत ठंडी निगाहें उसकी ओर घूम रही हैं। उनमें संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञों की कमी नहीं थी। श्री अर्जुन, हमारे पिता मायरीड वाटर पवेलियन नामक स्थान पर हैं। ये यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर उत्तर में है, वेन शिशी ने कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया। अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे करके वह उत्तर की ओर चल पड़ा। जहां तक उन जानलेवा निगाहों की बात है तो उसने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अगर ये लोग वाकई कोई कदम उठाते तो वह उन्हें एक मिसाल बना देता। शायद अर्जुन की प्रबल मारक मंशा और आत्मविश्वास के कारण वे ठंडी निगाहें अंततः उससे हट गईं। असंख्य जल मंडप। जब वे तीनों वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि दरवाजा कसकर बंद था। वेन टिंगटिंग ने भौहें सिकुड़ी और जल्दी से दरवाजा खटखटाया। पिताजी। हालांकि काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला। जैसे ही वह हार मानने वाली थी, अचानक दरवाजा खुला। तभी अंदर से एक ठंडी आवाज आई, जल्दी से अंदर आओ। वेन टिंगटिंग और वेन शिशी ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाए और अंदर भाग गए। दूसरी ओर अर्जुन ने अंदर जाने से पहले दूसरी इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर नजर डाली। इस समय सबसे ऊपरी मंजिल पर लंबे लबादे पहने 2 युवक ऊपर से नीचे की ओर देख रहे थे। अवरोध के कारण बाहर के लोग उन्हें देख नहीं पा रहे थे। उनमें से एक युवक अचानक बोला। उसकी आंखें संदेह से भरी हुई थीं। उसने अपने बगल में बैठे दूसरे युवक की ओर देखा और कहा, ऐसा क्यों लग रहा है कि जो आखिरी में आया उसने हमें देख लिया? बाहर अभी भी एक संरचना है। सही मायने में एक पारलौकिक क्षेत्र साधक की तो बात ही छोड़ी, यहाँ तक कि एक मूल क्षेत्र विशेषज्ञ को भी हमें पहचानना मुश्किल होना चाहिए। भाई पैन, क्या तुम्हें यह महसूस हुआ? दूसरे युवक ने दूरबीन से पूर्व और पश्चिम की ओर देखा। वह भौचक्का रह गया और कुछ नहीं बोला। भाई पैन, तुम क्यों हैरान हो? क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ?
युवक ने फिर पूछा, इस मायरीड वाटर पवेलियन के वेन लाइफेंग ने वह खजाना छिपा रखा है। अगर हम ये पता नहीं लगा पाए कि वे तीन कौन हैं, तो क्या होगा अगर खजाना बदल दिया जाए? भाई पैन नामक युवक को अचानक कुछ सूझा और उसने एक चित्र निकाला जिस पर एक युवक का चेहरा बना हुआ था। यह अर्जुन था। ये देखकर कि उसका अनुमान सही साबित हुआ, भाई पान ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। मुझे आज अप्रत्याशित फसल की उम्मीद नहीं थी। हा, स्वर्ग वास्तव में मेरी मदद कर रहा है। पहला युवक स्तब्ध रह गया और उसका चेहरा और भी संदिग्ध हो गया। भाई पैन, तुम क्या कहना चाह रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उन दो लड़कियों पर मोहित हो गए हो? जुड़वां लड़कियां वास्तव में बुरी नहीं हैं, लेकिन उस खजाने का मूल्य उनसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम दाओ संप्रदाय के संप्रदाय गुरु को खजाना दे दें तो शायद तुम्हारा दर्जा बढ़ जाएगा। भाई पान ने चित्र उस युवक की ओर फेंक दिया। जियांग लुओ, हालांकि मुझे उस खजाने की परवाह है, लेकिन मुझे अभी उससे भी ज्यादा कीमती चीज मिली है। आखिरी बच्चा जो अंदर आया उसका नाम अर्जुन है। वह हुआक्सिया से है और मेडिकल गॉड के संप्रदाय के डुआन हुएएन का शिष्य है। संप्रदाय के गुरु का मूल आदेश डुआन हुएएन को यहाँ पकड़ना था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि हुआक्सिया से डुआन हुएएन का बेकार शिष्य भी यहाँ आएगा। यह उन दोनों को पकड़ने का एक अच्छा मौका है। अगर मैं सफल रहा तो अगले साल मैं निश्चित रूप से दाओ संप्रदाय में एक बुजुर्ग बन जाऊंगा। स्वर्ग सचमुच मेरी मदद कर रहा है। जियांग लुओ ने चित्र को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। भाई पैन, हम कब आगे बढ़ेंगे? भाई पैन ने मायरियड वाटर पवेलियन की ओर देखा, उनकी आंखें चमक रही थीं। कोई जल्दी नहीं है। हमने पहले ही एक ऐसा जाल बिछा दिया है जिससे बच पाना मुश्किल है। वे हमारे पीछा से बच नहीं पाएंगे। इस समय मायरिड वाटर पवेलियन में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक बटन दबाया और मंद हॉल पूरी तरह से प्रकाशित हो गया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने लड़ाकू वर्दी पहन रखी थी, जिस पर ड्रैगन सोल का प्रतीक भी बना हुआ था। हालांकि वर्दी थोड़ी पुरानी थी और यहाँ तक कि ड्रैगन सोल का प्रतीक भी अब जैसा था उससे थोड़ा अलग था। पापा, जब वेन शिशी और वेन टिंगटिंग ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा तो उनकी आवाज बेहद उत्साहित थी। मध्यम आयु वर्ग का वह व्यक्ति स्पष्टतः वेन लिफेंग था। ये देखकर कि उनकी दोनों बेटियां सुरक्षित और स्वस्थ हैं, वेन लिफेंग ने राहत की सांस ली। यह अच्छा है कि तुम वापस आ गई हो। मैं तुम्हें लेने जाना चाहता था, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां थीं जो मुझे यहाँ रोक रही थीं, इसलिए तुम्हें कष्ट उठाना पड़ा। अच्छा, तुम दोनों भयंकर जानवरों के जंगल से होकर यहाँ कैसे आए? वेन शिशी और वेन टिंगटिंग की नज़र अर्जुन पर पड़ी, जो अब तक चुप था। तभी वेन लिफेंग की नज़र इस अपरिचित व्यक्ति पर पड़ी। पारलौकिक क्षेत्र वध की भूमि में ये कुछ खास नहीं था और इसे केवल सबसे निचले स्तर के साधकों में से ही माना जा सकता था। यहाँ तक कि उनकी दोनों बेटियों का साधना स्तर भी इस व्यक्ति से कहीं अधिक ऊंचा था। उसकी बेटियां उसके साथ यहाँ क्या कर रही थीं? वेन शिशी ने जल्दी से समझाया, पिताजी, ये सब भाई ये की बदौलत है। अगर यह न होता भाई ये, मेरी बहन और मैं वहां बहुत पहले ही मर गए होते। और पिताजी, वह जियोजियान व्यक्ति जिसे आपके दोस्त ने व्यवस्थित किया था वह एक बदमाश है। साला। फिर भी वेन लिफेंग भी अर्जुन के प्रति कुछ हद तक शत्रुतापूर्ण था। वह वध की भूमि में बहुत लंबे समय तक रहा था। वह जानता था कि इस जगह पर एक दोस्त दूसरे दोस्त के खिलाफ कितनी जल्दी बदल सकता है। कोई भी किसी को बिना कारण नहीं बचाएगा। इसके अलावा इस बच्चे की साधना उसकी ताकत से मेल नहीं खाती थी। जाहिर है उसने कुछ छिपाया था। इस तरह के व्यक्ति में निश्चित रूप से कुछ अजीब था। वेन लिफेंग ने कुछ बेहतरीन ग्रेड के स्पिरिट स्टोन निकाले और उन्हें अर्जुन को सौंप दिया। छोटे भाई, मेरी दो बेटियों को बचाने के लिए धन्यवाद। अगर भविष्य में आपको मदद की जरूरत पड़े तो कृपया आकर मुझे ढूंढिए। ब्लेड माउंटेन फ्लेमसी अलायंस आपकी मदद करने में संकोच नहीं करेगा। ये स्पष्ट था कि वह इन आत्मिक पत्थरों का उपयोग अर्जुन की दयालुता का बदला चुकाने के लिए करना चाहता था। उसने अर्जुन को वहां से चले जाने के लिए भी कहा। चाहे जो भी हो, यह बहुत ही नाजुक समय था, इसलिए वह ऐसा करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। एक अज्ञात चर चारों ओर लटका हुआ है। इस अजीब आदमी की असली पहचान कोई नहीं जानता था। वेन शिशी ने अपने पिता की गलतफहमी को देखा और जल्दी से समझाया, पिताजी आप गलत हैं। भाई ये एक अच्छे इंसान हैं और भाई ये भी हुआक्सियाल से हैं। वह हुआक्सिया की ड्रैगन आत्मा के बारे में जानते हैं। ये सुनकर वेन लिफेंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसे ड्रैगन सोल से अपनेपन का गहरा एहसास हुआ। यदि वह घटना न होती तो वह इस स्थान पर प्रवेश नहीं करता। वह अनगिनत बार हुआक्सिया वापस जाना चाहता था, लेकिन उसे पता चला कि वह वध की भूमि को नहीं छोड़ सकते थे। उसका मिशन तो और भी महत्वपूर्ण था। वेन लिफेंग ने अर्जुन की ओर देखा और गंभीरता से कहा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो।
इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अर्जुन ने एक पहचान पत्र फेंका और उसकी उदासीन आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। अर्जुन, ड्रैगन सोल के मुख्य प्रशिक्षक। अध्याय 731 ड्रैगन सोल का मुख्य प्रशिक्षक। इन 4 शब्दों ने वेन लिफेंग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान ला दी। वह इन शब्दों का अर्थ किसी और से बेहतर जानता था। भले ही वह पुराने ड्रैगन सोल सैनिकों में से एक था और उसकी वर्तमान ताकत हुआक्सिया के विशेषज्ञों से कहीं अधिक थी, आंतरिक रूप से वह अभी भी खुद को ड्रैगन सोल का सदस्य मानता था। यह ऐसी चीज थी जो कभी नहीं बदली थी। उसके सामने खड़ा युवक ड्रैगन सोल का वर्तमान मुख्य प्रशिक्षक था। उन शब्दों से उसका खून खौल उठा और शरीर कांपने लगा। कुछ क्षण बाद उन्होंने अपना शरीर सीधा किया और सामान्य सलामी दी। ड्रैगन सोल के वेन लाइफेंग ने मुख्य प्रशिक्षक को बधाई दी। उसकी दहाड़ पूरे हॉल में गूंज उठी, जिससे वेन टिंगटिंग और वेन शिशी चौंक गए। वे अपने पिता को किसी और से बेहतर जानते थे और वेन टिंगटिंग को अपने पिता से ही गर्व की भावना विरासत में मिली थी। हालांकि उनके पिता अब श्री अर्जुन के साथ इतने सम्मान से पेश आ रहे थे। मुख्य प्रशिक्षक, ये श्री अर्जुन वास्तव में कौन थे? अर्जुन ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि अब चीजें बहुत आसान हो गई थीं। हालांकि वेन लिफेंग संत राजा के दायरे या उससे भी ऊपर पहुंच गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दिल से वह अभी भी हुआक्सिया और ड्रैगन सोल का सच्चा सिपाही था। प्रशिक्षक, आप यहाँ क्यों हैं? ड्रैगन सोल के भाई कैसे हैं? इसके अलावा क्या आप महेश राव नामक व्यक्ति को जानते हैं? क्या वह अभी भी जीवित है? वेन लिफेंग ने उत्साह से पूछा। वह 20 वर्षों से हुआक्सिया नहीं गया था, इसलिए उसे आश्चर्य हुआ कि उसके पूर्व साथी कैसे होंगे। अर्जुन, जो उसके सामने था, निस्संदेह इन सभी सवालों के जवाब जानता था। हालांकि अर्जुन ने पहले ही वेन लाइफेंग और ड्रैगन सोल के बीच के रिश्ते की पुष्टि कर दी थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष महेश राव को जानता होगा। ये बहुत बड़ा संयोग था। हालांकि उनकी उम्र को देखते हुए महेश राव और वेन लिफेंग संभवतः बहुत करीब थे। महेश राव अब ड्रैगन सोल के प्रभारी हैं, अर्जुन ने कहा। उन्होंने ही मुझे मुख्य प्रशिक्षक के पद के लिए भर्ती किया था। उसका मेरे साथ अच्छा रिश्ता है। चूंकि ऐसा है, इसलिए तुम और मैं एक परिवार की तरह माने जाते हैं। जब वेन लिफेंग ने अर्जुन की बातें सुनी तो वह और भी अधिक उत्तेजित हो गया। मुझे पता था कि शुवी निश्चित रूप से ऊपर चढ़ेगा, लेकिन दुर्भाग्य से मैं इसे देखने के लिए वहां नहीं था। अचानक उसने अर्जुन की ओर देखा और जल्दी से कहा, गुरुजी, अगले कुछ दिन यहीं रहो। बाहर शांति नहीं है। ये जगह एक बड़े गुट के गठन द्वारा संरक्षित है। आम लोगों के लिए यहाँ प्रवेश करना बहुत मुश्किल होगा, और मुझे लगता है कि किसी ने तुम्हें आते हुए देख लिया है। अगर तुम फिर से बाहर जाओगे तो कोई ना कोई तुम्हें जरूर ढूंढ लेगा। अगर ऐसा हुआ तो यह मेरी गलती होगी कि तुम्हें कुछ हुआ। ये शब्द सुनकर अर्जुन ने भौहें सिकोड़कर पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? वेन लिफेंग कुछ सेकंड के लिए झिझका। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहे। चूंकि यह असुविधाजनक है तो इसे भूल जाओ। अर्जुन समझ गया। वेन लिफेंग ने अपनी दोनों बेटियों की ओर देखा, दांत पीसते हुए कहा, प्रशिक्षक, यह मामला वास्तव में कोई रहस्य नहीं है। यहाँ मेरा इंतजार करें। कुछ ही देर बाद वेन लिफेंग एक कमरे में दाखिल हुआ। जब वह बाहर आया तो उसके हाथ में एक बक्सा था। बक्से पर प्राचीन पैटर्न और रून अंकित थे और यह असाधारण लग रहा था। अचानक अर्जुन के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। उसने महसूस किया कि जैसे ही बक्सा दिखाई दिया, उसके शरीर में मौजूद खूनी ड्रैगन उत्तेजित हो गया। अगर उसने उसे दबाया नहीं होता तो खूनी ड्रैगन उसके शरीर से बाहर निकलकर तबाही मचा सकता था। उस डिब्बे में ऐसा क्या था जिसके कारण रक्त ड्रैगन ने ऐसी प्रतिक्रिया की? वेन लाइफेंग ने अर्जुन की ओर देखा और समझाया, प्रशिक्षक, यह एक अतिथि द्वारा छोड़ा गया था। मैं इसे अतिथि को वापस करना चाहता था, लेकिन मुझे पता चला कि अतिथि रहस्यमय तरीके से मर गया। इस अतिथि के संपर्क में आने वाले ज्यादातर लोगों को दुर्घटनाएं हुई। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोई ना कोई इसे ढूंढ रहा है और इसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है कि लोग मुझे मायरीड वाटर पवेलियन के पास देख रहे हैं। वध की भूमि के भीतर की ताकतें जटिल हैं। हालांकि मायरीड वाटर पवेलियन के पीछे ताकतें हैं, लेकिन वे लोग इतने बेईमान होने की हिम्मत करते हैं, जिसका मतलब है कि वे इन ताकतों से डरते नहीं हैं। यदि यह गठन न होता तो ये लोग बहुत पहले ही आ गए होते। हालांकि ये बक्सा मेरे पास है, लेकिन इसे खोलने की चाबी मेरे पास नहीं है। जब अर्जुन ने वेन लिफेंग की बातें सुनी तो उसने हाथ बढ़ाकर डिब्बे को छुआ। एक गर्म और ठंडी अनुभूति ने उसे एक साथ जकड़ लिया। कुछ ही सेकंड बाद अर्जुन के शरीर में उपस्थित रक्त ड्रैगन की सारी शक्ति उसके दाहिने हाथ में एकत्रित हो गई, जो बॉक्स में घुस गई। कच, प्राचीन बक्सा सचमुच थोड़ा सा खुल गया। वेन लिफेंग और दोनों बहनें दंग रह गईं।
वेन लिफेंग ने संदूक खोलने के लिए अपने पास उपलब्ध सभी तरीकों का इस्तेमाल किया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह किसी बाहरी चीज से बना हुआ है। अगर वह अपनी तलवार का इस्तेमाल भी करता तो भी वह इसमें सेंध नहीं लगा पाता। उनके अनुसार बिना चाबी के इसे खोलना असंभव था। उस स्थिति में यहाँ क्या हो रहा था? प्रशिक्षक ने उसे धीरे से छुआ और वह सचमुच खुल गया। क्या ये किसी विशेष कौशल या तकनीक का परिणाम था? सभी की प्रश्नवाचक निगाहों को देखकर अर्जुन ने कंधे उचकाकर समझाया, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे आकर्षित कर रहा है। वेन लिफेंग को होश आया और उसने कहा, प्रशिक्षक, ये तथ्य कि आप इस बक्से को खोल सकते हैं, ये साबित करता है कि यह आपके साथ किस्मत में है। चूंकि यह मामला है, इसलिए मैं यह वस्तु आपको दे दूंगा। अर्जुन ने मना नहीं किया। उसके शरीर में मौजूद रक्त ड्रैगन ने उसके मन में आवाज पहुंचाई, तुम्हें यह मिलना ही चाहिए, तुम्हें यह मिलना ही चाहिए। ये पहली बार था जब उसने रक्त ड्रैगन से इतनी मजबूत भावनाओं को महसूस किया था। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन ने डिब्बा खोला और एक पल में एक लाल रोशनी चमकी। जैसे ही यह फीकी पड़ी, उसने दिखाया कि डिब्बे में एक लाल मनका चुपचाप पड़ा हुआ है। मोती बिल्कुल साफ था, लेकिन उसमें घनी आध्यात्मिक ऊर्जा थी और उसमें से एक शैतानी आभा निकल रही थी। वेन लिफेंग और वेन बहनें उस राक्षसी आभा का सामना करने में असमर्थ थे और जल्दी से पीछे हट गए। केवल अर्जुन ही स्थिर रहा। इस मनके के कारण उसके शरीर का खून उबलने लगा और रक्त ड्रैगन दहाड़ने लगा। पलक झपकते ही रक्त ड्रैगन लाल मोती में प्रवेश कर गया। यह इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि वेन लिफेंग और अन्य लोग केवल एक छाया को ही देख पाए। अर्जुन ने उस राक्षसी आभा को अनदेखा किया और बलपूर्वक लाल मोती को पकड़ लिया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसके डेंटियन में उमड़ती सच्ची क्यूई मोती द्वारा उन्मत्त गति से अवशोषित की जा रही थी। उसी समय रक्त ड्रैगन अपने साथ लाल मनका लेकर संसार कब्रिस्तान में प्रवेश कर गया और अर्जुन की चेतना भी शीघ्र ही उसके पीछे चली गई। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि लाल मोती संसार कब्रिस्तान के ऊपर हवा में एक चमकते हुए सितारे की तरह तैर रहा था। मनके से अत्यंत शक्तिशाली पैशाचिक आभा और आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगें निकलीं, जिससे पूरा संसार कब्रिस्तान भर गया। रक्त ड्रैगन लाल मोती के चारों ओर लिपटा हुआ था, उसका शरीर धीरे धीरे भौतिक रूप ले रहा था। ये वास्तव में क्या है? ये रक्त ड्रैगन के साथ इतना संगत क्यों है? जैसे ही अर्जुन उलझन में पड़ा, एक आकृति हवा में तैरने लगी। ये वैद्यनाथ थे, जो काफी समय से दिखाई नहीं दिए थे। धर्मेंद्र उस घटना की जांच करने के लिए पहले ही कुनलुन पर्वत में कहीं चले गए थे, इसलिए वैद्यनाथ ही यहाँ अकेले बचे थे। वैद्यनाथ ने रक्त ड्रैगन को मनके से खेलते हुए देखा, लेकिन उनकी निगाहें थोड़ी भारी थीं। बच्चे, तुम्हें ये रक्त की माला कहाँ से मिली? उसने कुछ सेकंड बाद पूछा। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।